मुयोनन ने अपना रिजॉल्व मजबूत किया और 2 उंगलियां उठाई। अपनी उंगलियों के सिरों पर एक ची ब्लेड बनाते हुए उसने अंदर ही अंदर कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे पास तलवारें नहीं हैं? हम अपने नंगे हाथों से लड़ेंगे। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, सबसे ज्यादा मायने रखता है एक ऐसा दिल जो कभी सरेंडर नहीं करता। फिर उसने चिल्लाकर कहा, एक सैक्रिफाइस काफी है। अपने साथियों के साथ वह गरजते हुए आगे की तरफ दौड़ पड़ा। लेट गो। मुयोनन लगातार योवू के चारों तरफ घूमता रहा, एक मौका तलाशते हुए। वह चुपचाप हिसाब लगा रहा था, मेरे वार को उस तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 कदम की दूरी चाहिए। जब उसका ध्यान कहीं और होगा, मुझे साइड से पास जाना होगा। उसके पीछे जोंग सेयन और इयान योंग उसका साथ दे रहे थे, योवू की आइस स्वॉर्ड्स को रोकते हुए। मुगुची लगातार सोच रहा था, जब वह हेवनली स्काई फ्लैश इस्तेमाल कर रहा है तब वह हिल नहीं सकता। जैसे ही मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, मुझे मारने के लिए उसे इसे रोकना पड़ेगा। दांत भींचते हुए और हमलों को रोकते हुए वह एक नतीजे पर पहुंचा। अगर ऐसा हुआ तो हमारी अलायंस फोर्सेस, जिनकी फाइटिंग स्पिरिट वापस आ चुकी है, उनके साथ मिलकर हम उसे मार सकते हैं। वे सब साथ साथ आगे बढ़े, अपने कदम गिनते हुए 7 कदम आगे। योवू के अटैक रेंज के किनारे पर अलायंस के मेंबर्स ने अपनी सांस रोक ली। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, डेमन कल्ट लीडर का सिर काट दो। काउंटडाउन जारी रहा। 6 कदम। मुयोनन और बाकी लोग आगे बढ़ते रहे। 5 कदम, 4 कदम, आखिरकार 3 कदम। मुयोनन पूरी स्पीड से आगे की तरफ फट पड़ा। इयान योंग ने उसे रोकने की कोशिश की। वेट चीफ मू, अकेले जाना खतरनाक है। लेकिन मुयोनन ने सिर्फ बेगर क्लैन के लीडर को एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा, लीडर हूं। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, प्लीज मेरे परिवार को इस चीफ के आखिरी पलों के बारे में जरूर बता देना। इसके बाद वह और तेजी से आगे बढ़ा, सीधे योवोंग की तरफ दौड़ते हुए। मुचियोनन की आंखें दृढ़ संकल्प से सफेद पड़ गईं। जब वह योवून की पीठ की तरफ चार्ज हुआ, उसकी उंगलियों पर चमकती हुई ची ब्लेड के साथ उसके पीछे उसके साथी चिल्लाए, चीफ मू। योवून बस मुस्कुराया। उसे पहले से ही इस स्नीक अटैक का पता चल चुका था। शांत स्वर में उसने कहा, तुम लोगों ने यह खुद पर लाया है, लेकिन यह मेलोड्रामा कुछ ज्यादा ही है। मुगुयोनन के योवून को पीछे से भेदने से पहले ही योवून गायब हो गया, पीछे सिर्फ एक आफ्टर इमेज छोड़ते हुए। अगले ही पल वह फिर से प्रकट हुआ और मुगुइचियोनन का हाथ पकड़ लिया। योवून ने मुगुइचियोनन की बाह को उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया और उस पर जोर लगाया। ठंडी आइस ची तेजी से फैलने लगी, धीरे धीरे मुगुइचियोनन के शरीर को जमा देती हुई। जोंग सेयन एक पल के लिए चौंक कर दूसरी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसने एक चीज नोटिस की थी, योवून का हेवनली स्काई फ्लैश बंद नहीं हुआ था। उसी पल योवून उसके पीछे प्रकट हो गया। जैसे ही उसने उसकी मूवमेंट महसूस की, जांग सेयन तेजी से मुड़ी और अपनी तलवार आगे बढ़ाते हुए चिल्लाई, ये मॉन्स्टर। लेकिन योवून उसके साइड में फिसल गया और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अपनी पकड़ में उसकी हड्डी चूर चूर कर दी। फिर उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली से उसके सीने पर वार किया। वह वार बेहद भयानक था। जांग सेन के मुंह से खून निकल पड़ा और वह लगभग बेहोश हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वार सीधे उसके डेनेटियन पर किया गया था। जांग शियन कुछ समझ पाती उससे पहले ही योवू ने उसे बर्फ में कैद कर दिया। वह ठंडे स्वर में बोला, तुम अभी गिर नहीं सकती। इयान योंग यिन तुरंत पीछे मुड़ा और चिल्लाया, अभी के लिए पीछे हटो। जब वे पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, योवून ने उनकी तरफ देखा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसकी आइस स्वॉर्ड उनके आगे जमीन में जा ढलने में जद हंसी और उनके भागने का रास्ता काट दिया। उनके पीछे एक परछाई उभरी। वह योवू था। उसने पीछे से हमला किया और तुरंत ही अपनी आइसिड ची से उनके शरीर का आधा हिस्सा जमा दिया। चौड़ी मुस्कान के साथ उसने कहा, क्या अब ये मेलोड्रामा आखिरकार खत्म हो गया? इसके बाद योवू ने बाकी बचे अलायंस के योद्धाओं पर हमला शुरू कर दिया, बिना किसी रहम के। मुयोनन सब कुछ देख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। उसका कंधे तक का हिस्सा बर्फ में जमा हुआ था और वह हिल भी नहीं सकता था। निराशा उसके मन को भर चुकी थी। नहीं, ये सही नहीं है। हमें मरना था। क्या हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इन्हें मरते हुए देखें? मुयोनन ने पूरी ताकत से योवू पर चिल्लाया, डेमन कल्ट लीडर, तो फिर इस चीफ को ही मार दो। तुम एक वॉरियर की प्राइड और उसके सैक्रिफाइस को ऐसे कैसे रौंद सकते हो? सैक्रिफाइस शब्द सुनकर योवू हल्के से मुस्कुराया। उसने एक हाथ उठाया और धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। तुरंत ही गिरती हुई आइस स्वॉर्ड्स हवा में ही जम गई। नीचे बचे हुए योद्धा हैरानी से देखने लगे। ये रुक गया? क्या उसकी इनर पावर कम हो गई? बेगर क्लैन के लीडर श्वास से भौहें सिकोड़ ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने आधे क्वार्टर से भी ज्यादा समय तक हेवनली स्काई फ्लैश बनाए रखा है, वो भी जिनसियन लेवल पर। मुयोनन, जो अभी भी आधा बर्फ में जकड़ा हुआ था, फिर चिल्लाया, डेमन कल्ट लीडर, मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो हमारा अलायंस। योवून ने मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने बस हाथ हिलाया। तुम बहुत बोलते हो। अगले ही पल टेलीकिनेसिस से मुगुची का जबड़ा जबरदस्ती खिसका दिया गया, जिससे उसका मुंह तुरंत बंद हो गया। जांग, जो खुद भी बर्फ में जमी हुई थी, चिल्लाई, चीफ मू। फिर वह चीखी, तुम क्रू डेमन, तुम किसी ऐसे इंसान
के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जो प्रतिरोध भी नहीं कर सकता? वो थोड़ा आगे बढ़ा और जोर से बोला, अगर तुम सब इतने ही उत्सुक हो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तो मैं उस रिजॉल्व को नजरअंदाज नहीं करता। यान योंग जो बर्फ में बंधा हुआ था बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? योवू ने हल्की मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। हम अलायंस के योद्धा हाँफते हुए सांस लेने लगे, कुछ अपने घायल हाथ पकड़कर खड़े थे और सबकी नजरें योवून पर टिक गईं। वह शांत स्वर में बोला, राइटियस मार्शल अलायंस के वॉरियर्स, मुझे नहीं लगता कि तुम सब एक ही दिल और एक ही इच्छा से काम कर रहे हो। अलायंस के योद्धा तनावपूर्ण खामोशी में खड़े होकर सुनते रहे। मुगुयोनन कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका जबड़ा हिला ही नहीं। ये आखिर करना क्या चाहता है, उसने मन ही मन सोचा। योवू ने बराबर स्वर में आगे कहा, यहाँ के लीडर्स को कई बार मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने मेरी जान और मेरे कल्ट मेंबर्स की जान लेने की कोशिश की। फिर उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, तुम लोगों की तरह मैं किसी नोबल सेंट का मास्क नहीं पहनता। जो लोग मुझे और मेरे लोगों को निशाना बनाते हैं, वह आगे बोला, उन्हें पूरी तरह मिटा दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई परेशानी न रहे। शांत मुस्कान के साथ उसने कहा, लेकिन चूंकि तुम्हारे लीडर्स खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए आगे आ रहे हैं, मैं तुम्हें एक खास मौका दूंगा, बस इस एक बार। मैं भविष्य में मुसीबत नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं कोई खून का प्यासा कसाई भी नहीं हूँ। मुझे हजारों लोगों का कत्ल करने की कोई इच्छा नहीं है। अलायंस के योद्धा एक दूसरे को बेचैनी से देखने लगे। वह कह रहा है कि वह नरसंहार नहीं चाहता। क्या डेमन कल्ट लीडर हमें कोई मौका दे रहा है? बेगर क्लैन के लीडर अपना डंडा कसकर पकड़ लिया। नहीं, हम ऐसे डगमगा नहीं सकते। अपना स्टाफ उठाकर और योवून की ओर इशारा करते हुए वह बोला, कल्ट लीडर चियोनन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे वॉरियर्स को इतना आसानी से हिलाकर हमें तोड़ दोगे? योवून की आंखें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा ठंडा हो गया। मुझे किसी डिवीजन की जरूरत ही नहीं है। जो चॉइस मैं दे रहा हूँ वह बहुत सिंपल है। लीडर्स और आम वॉरियर्स मिलकर फैसला कर सकते हैं। पुंग्यू ने अपनी तलवार योवू की ओर तानी और दांत पीसते हुए बोला, तू कायर डेमन कल्ट का हरामी, ये डिवीजन नहीं तो और क्या है? तू हमें मजबूर कर रहा है कि हम लीडर्स की जान के बदले बाकी सबकी जान बचाएं। वह चिल्लाया, कितनी हंसने वाली बात है। कल्ट लीडर चियोनन, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा अलायंस इतनी सस्ती चालों पर एक दूसरे को बलि चढ़ा देगा? ऐसी धमकियां हमें और ज्यादा एकजुट करेंगी। योवून ने बस हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से मुस्कुराया, तुम गहरी गलती कर रहे हो। चॉइस बहुत सिंपल है। फिर उसने पुंगू की तरफ इशारा किया, यहाँ मौजूद लीडर्स के रिश्तेदार अपनी जान देंगे और बदले में आम वॉरियर्स की जान बच जाएगी। सबके होश उड़ गए। योवून ने ऐलान किया, अगर तुम ये चॉइस चुनते हो तो मैं यहाँ मौजूद हर किसी को छोड़ दूंगा। बेगर क्लैन के लीडर हुंग और पुंगू अविश्वास में जम गए। यहाँ तक कि मुगुयोनन, जिसका जबड़ा हारी में जर्रा भी खिसका हुआ था, उसके दिल में भी भारीपन उतर गया। हमारे परिवारों की जान और आम वॉरियर्स की जान, वह हमें तराजू में तौलने के लिए कह रहा है। बिना सोचे पुंगू चिल्लाया, क्या तुम कह रहे हो कि हम अपने परिवार को सैक्रिफाइस कर दें? ये बकवास है। अगले ही पल वह जम गया। उसके पीछे से एक भयानक किलिंग इंटेंट उठी। चारों तरफ मिराम अलायंस के योद्धाओं की आंखें दबे हुए गुस्से से चमकने लगी और उनकी किलिंग इंटेंट एक साथ बढ़ने लगी। योवून शैतानी मुस्कान के साथ हंसा, अगर यही सैक्रिफाइस है जिसकी तुम बात करते हो तो कम से कम इसका वजन इतना तो होना चाहिए, है ना? पास में गाखियोनन अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए मन ही मन सोच रहा था, अगर उसने लीडर्स की जान दांव पर रखी होती तो शायद सब एकजुट होकर लड़ने का फैसला करते। लेकिन अभी प्रतिरोध की बात करना मतलब होगा कि आम वॉरियर्स को कुर्बान करके लीडर्स के परिवारों को बचाया जाए। जांग ने दांत भींच लिए। ये आदमी डराने वाली हद तक चालाक है। उसे एहसास हुआ कि यह भिक्षु, मास्टर गाकान और लीडर होंग, इनका कोई परिवार नहीं है। लेकिन अगर कोई और लापरवाही से कुछ बोल दे तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। बेगर क्लैन के लीडर होंग ने चुपचाप चारों ओर नजर दौड़ाई। हमारा अलायंस अपनी मर्जी से बना है। ये ऐसे सैनिक नहीं है जो आंख बंद करके आदेश मान ले। हम बिना वजह इनके ऊपर मौत थोप नहीं सकते। चारों ओर अलायंस के योद्धा गुस्से से दांत पीसने लगे। तुम लोग जो खुद को लीडर कहते हो, चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारा मरना ठीक है? तुमने हमें कहा था कि न्याय के लिए खुद को कुर्बान करो। क्या वो सब झूठ था? क्या आखिर में वो सब सिर्फ पाखंड था? अलायंस से किलिंग इंटेंट की एक विशाल लहर उठने लगी। योवून ने आंखें बंद कर लीं और धीरे से आह भरी। जो लोग न्याय की बात करते हैं वे उसे सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें फायदा हो, और भरोसे को इतनी आसानी से छोड़ देते हैं। घिनौना। ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है, चाहे वह 6 ग्रेट सेक्ट्स का हो या इनका। उसने जमीन पर अपना पैर हल्के से ठोका और उसका जेट बूस्टर धीरे धीरे सक्रिय हो गया। वह ठंडे स्वर में बोला, लगता है कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हें और समय देना बेकार है। हवा में रुकी हुई आइस स्वॉर्ड चमकने लगी, अगले विनाशकारी हमले के लिए ताकत इकट्ठा करते हुए। योवू ने हाथ बढ़ाया और बिना किसी भावना के नीचे उनकी तरफ देखा। लगता है लीडर्स ने अपने परिवारों को चुन लिया है। राइटियस सेक्ट्स के साथी मेंबर्स होने के नाते मुझे उम्मीद है कि तुम अपने लीडर्स के फैसले का सम्मान करोगे। उसने अपना पैर जमीन पर हल्का सा टैप किया और उसका जेट बूस्टर धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगा। लगता है कोई जवाब नहीं मिलेगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें और ज्यादा समय देना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। हवा में लटकी हुई बर्फ की तलवार चमकने लगी और एक और विनाशकारी वार के लिए ताकत इकट्ठा करने लगी। योवू ने अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया और बिना किसी भावना के उनकी ओर देखा। लगता है नेताओं ने अपने ही परिवारों को चुन लिया है, धर्मी संप्रदायों के साथी सदस्यों के रूप में। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने नेता के फैसले का सम्मान करोगे।
अलायंस के कुछ साधारण सदस्य घबरा गए। उनमें से एक, जिसने बैंगनी चोगा पहना हुआ था, चिल्लाया, रुको कल्ट लीडर चियोन, हमें उनके परिवारों के लिए अपनी जान क्यों देनी चाहिए? उसके बगल में खड़े साथी ने सिर हिलाया। सही कहा, हमारे परिवार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम मर गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा? बाकी बचे कुछ कमांडर जो सफेद चोगे पहने हुए थे बोल उठे, साथियों, उस दानवी कल्ट लीडर की चाल में मत फंसो। वह हमें आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ऐसे बंट गए तो हम सीधे उसके जाल में फंस जाएंगे। हमें अपनी ताकत एकजुट करनी होगी और इस बुराई के दूत को हराना होगा। बैंगनी चोगे वाला आदमी झुंझलाकर बोला, क्या तुम्हें लगता है हम मूर्ख हैं? हमें पता है कि वह हमें बांटना चाहता है, लेकिन जरा देखो तो सही क्या हो रहा है। ऊपर आसमान में चियोनियो वू उनके ऊपर मंडरा रहा था और चुपचाप उन्हें बहस करते देख रहा था। मुगुयोन, जिसकी जबड़ा अभी भी खिसका हुआ था, बदलते हुए भावों के साथ यह सब देख रहा था। तो सामान्य योद्धाओं को जो नुकसान हो रहा है वह नेताओं के मुकाबले कहीं ज्यादा है। क्या योवून जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि अलायंस के भीतर फूट पड़ जाए? ऊपर खड़ा चियोवून हल्की सी सांस छोड़कर मंद मुस्कान हंस पड़ा। बैंगनी चोगे वाला आदमी चिल्लाया, हमने आखिर शुरुआत में उस दानवी भगवान का सामना करने की कोशिश ही क्यों की? इसका एक और सदस्य, जिसके दोनों हाथ कट चुके थे, दांत भींचकर चिल्लाया, हमारे पास हथियार भी नहीं है, नेता भी उसका सामना नहीं कर पा रहे। स्वर्गीय प्रकाश का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई मार्शल आर्ट भी नहीं है। क्या हमें बस मरने के लिए भेजा जा रहा है? उसके बगल में खड़ा साथी कमांडरों की ओर घूरते हुए गरजा, कुर्बानी सिर्फ हमसे ही क्यों मांगी जा रही है? अगर तुम सच में हमें अपना साथी मानते हो तो क्या अब समय नहीं आ गया कि नेता भी कुछ कुर्बानी दे? सामने खड़े शाओलिन मंदिर के कुछ भिक्षु चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। उनमें से एक ने मन ही मन आह भरी, वे इतनी साधारण चाल में कैसे फंस सकते हैं? ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इसी तरह हिचकिचाएगा। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट जिसने सफेद चोगा पहना था गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम कह रहे हो कि हमें अपने निर्दोष परिवार वालों को मार देना चाहिए? तुम इतनी गैर जिम्मेदार बातें इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? उसके बगल वाला साथी आगे इशारा करते हुए बोला, सही कहा, और तुम सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? तुम भी तो उतने ही बुरे हो, क्योंकि तुम खुद को बलिदान करने की बात तक नहीं कर रहे। जांग, जो अभी भी अपने कंधों तक बर्फा में जमी हुई थी, दांत भींचकर उनकी बहस देख रही थी। ये शब्द कभी बोले ही नहीं जाने चाहिए थे। बैंगनी चोगे वाला आदमी तिरस्कार से बोला, तुम सबने सुना, हम ऐसे लोगों पर न्याय कायम रखने के लिए कैसे भरोसा करें? कल्ट लीडर चियोन, हम नेताओं के लिए खुद को बलिदान नहीं कर सकते। अचानक अलायंस के और सदस्य भी अपनी आवाज उठाने लगे। मैं तांग सोनली परिवार से हूँ और मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। मैं यान परिवार मैनर से हूँ और मैं भी उनके लिए बलिदान देने से इनकार करता हूँ। यहाँ तक कि गागोंग ने भी अपनी सहमति जताई। तभी जांग को भिखारी कबीले के नेता होंग की वॉइस ट्रांसमिशन मिली और उसने हल्का सा उसकी ओर देखा। होंग ने धीरे से कहा, अब हमारे साथियों का मन बदलने का कोई तरीका नहीं है। यह शर्मनाक है, लेकिन अब हमारे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, मुझे माफ करना जोंगेन। जांग के होंठों से खून टपकने लगा जब उसने सिर हिलाया। दानवी कल्ट लीडर पहले ही मेरा डैनिटियन नष्ट कर चुका है। शायद वह इस कमजोर जान को लेने की भी जरूरत नहीं समझेगा। मुझे बस उम्मीद है कि तुम किसी तरह बच जाओगे। इसी बीच के कुछ सदस्य अभी भी फैसले का समर्थन कर रहे थे। बैकचान ने कहा कि मिडिल पाथ फैक्शन का सदस्य होने के नाते वह भी उन साथियों से सहमत है। कुर्बानी सिर्फ हमें ही क्यों देनी चाहिए? लेकिन अचानक शाओलिन मठ के प्रमुख गाक्यान ने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, हम आपस में लड़ते हुए दानवी कल्ट लीडर के जाल में कैसे फंस सकते हैं? वह आगे बढ़ा और घोषणा की, दूसरे नेता के रूप में मैं कमांडर इन चीफ की ओर से बोल रहा हूँ। मैं तुरंत पीछे हटने का आदेश देता हूँ। अलायंस के सदस्य स्तब्ध रह गए। पीछे हटना? वे बुदबुदाए। गाक्यान फिर चिल्लाया, फॉर्मेशन बनाए मत रखो। अलायंस के सदस्य तुरंत भागने के रास्ते की ओर दौड़ो। अगले ही पल पोंग्यू आगे कूद पड़ा और स्तब्ध योद्धाओं के पास से उड़ता हुआ निकल गया। बैंगनी चौगे पहने गंभीर रूप से घायल मिराम मार्शल आर्टिस्ट अविश्वास से देखने लगे। एक, जिसका हाथ कटा हुआ था, चिल्लाया, वे भाग रहे हैं, खुद नेता भाग रहे हैं। पोंग्यू दांत भींचते हुए आगे बढ़ता गया। अब अभिमान और अपमान मायने नहीं रखते, हमें भागकर अपने परिवारों की रक्षा करनी होगी। बाकी लोग भी अपनी स्तब्धता से बाहर आए और उसके पीछे दौड़ने लगे। संप्रदाय के नेताओं का पीछा करो, वे चिल्लाए। ऊपर से वो ने हाथ बांधकर हल्की मुस्कान के साथ यह सब देखा। तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी जगह से भागना, तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे किसी को यह एहसास हुआ हो। नीचे से किसी ने चिल्लाया, बिखर जाओ और भागो, स्वर्गीय प्रकाश से जितना दूर हो सके भाग जाओ। पोंग्यू दौड़ता रहा, उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था। दानवी कल्ट लीडर, एक दिन मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। अचानक वह रुक गया। लीडर पोंगू, क्या हुआ? एक अधीनस्थ ने पुकारा। पोंगू ने सामने देखा और गाली दी, धत तेरे की। उनके सामने दानवी कल्ट के योद्धा कतार में खड़े थे। जैसा मैंने सोचा था, वह अकेला नहीं आया। फॉर्मेशन के सामने लेफ्ट शैडो गार्डियन शांत भाव से खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। पीछे की ओर चियोनियो वू के 6 स्वॉर्ड ग्रुप के सदस्य खड़े थे। उनके चेहरों पर आत्मविश्वास भरी चौड़ी मुस्कान थी। पोंग्यू ने बस एक नजर उन पर डाली और आगे बढ़ता गया। उसे पता था कि डेथ किंग और उसके श्रेष्ठ अधीनस्थ कभी अपनी सतर्कता कम नहीं करेंगे। तभी उसकी नजर दाईं ओर खड़े चांदी जैसे बालों वाले आदमी दांजू पर पड़ी और उन लोगों पर भी जो
फर वाले कपड़े पहने हुए थे। ये नॉर्थ सी आइस पैलेस के सदस्य हैं। मुझे नहीं पता ये लोग यहाँ क्यों हैं, लेकिन उस सिल्वर बालों वाले आदमी की मार्शल आभा असाधारण है। उसकी नजर फिर बदली और एल्डर यान पर जाकर टिक गई, जो लगभग अकेली खड़ी थी और उसके पास सिर्फ कुछ ही डेमोनिक कल्ट के योद्धा मौजूद थे। वो औरत कौन है? उसने मन ही मन कोसा। वो ताकतवर लगती है, लेकिन उसके आसपास सिर्फ कुछ लोग ही हैं। वह कमजोर और असुरक्षित दिख रही है। मैं उसी को निशाना बनाऊंगा और भागने का रास्ता खोलूंगा। बिना एक पल गंवाए वह तलवार निकालकर एल्डर यान की ओर झपटा और अपने अधीनस्थों को पीछे आने का आदेश दिया। बेकी ने उसे देखकर हैरानी से पूछा। उस तरफ को वोंग ने उस दिशा में देखा और सिर हिलाया। ओह माए! उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह मरने के लिए बेताब लगता है। पोंग यू के तेज हमलों को एल्डर यान ने बेहद आसानी से रोक दिया। उसने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। पोंग यू के चेहरे से पसीना बह रहा था, लेकिन वह लगातार वार करता जा रहा था। एक जवान औरत मेरी तलवार को इतनी आसानी से कैसे रोक सकती है? उसके शब्द सुनकर एल्डर यान की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसने अपनी तलवार को चौड़े क्षैतिज चाप में घुमाया। बस एक ही पल में उसकी तलवार पोंग यू की गर्दन को चीरते हुए निकल गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका चेहरा पूरी तरह शांत और भावहीन था जब उसने बिना किसी झिझक के उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खून हवा में छिटक गया। पोंग यू का कटा हुआ सिर हवा में कई बार घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसके एक अधीनस्थ ने स्तब्ध होकर देखा और आखिरी बार उसका नाम पुकारा। 17वां लीडर इतनी आसानी से कैसे गिर सकता है? एल्डर यान हल्के से उछलकर पोंग यू के शरीर के पीछे उतरी। तभी उसका कटा हुआ सिर फिर एक बार उछला और लुढ़कते हुए उसके पास आकर रुक गया। उसने अपना पैर उस सिर पर रख दिया और ठंडी नजर से नीचे देखते हुए बोली, मैं तुमसे ज्यादा समय से जिंदा हूँ लड़के। उधर जो लोग दान जूचुअन की तरफ भागे थे, वे अचानक वहीं जमकर रह गए, क्योंकि बर्फ उनके सीने तक चढ़ने लगी थी। लायंस के योद्धा हिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंड उनके शरीर में घुसकर उन्हें कांपने पर मजबूर कर रही थी। मेरे शरीर का आधा हिस्सा जम गया है। ऐसा राक्षस आखिर आया कहाँ से? दान जूचुअन लगातार अपनी बर्फीली छी उनकी ओर छोड़ता जा रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। जो लोग भाग नहीं पाए थे, वे निराशा से यह सब देख रहे थे। एक बुरी तरह घायल योद्धा ने मन ही मन सोचा, ये लोग हमारे पीछे हटने के रास्ते में घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने जानबूझकर हमें भागने दिया ताकि यहाँ फंसा सकें। यह प्राकृतिक किला अब हमारी कब्र बन चुका है। उसने देखा कि होसांग वह अपनी विशाल कुल्हाड़ी से मिराम अलायंस के एक योद्धा को बीच से 2 हिस्सों में चीर रही थी। ये उनकी अपनी पसंद थी। अपने साथियों को चुनने की जगह उन्होंने सिर्फ अपने परिवारों को चुना। उसने ऊपर चियोन यो वू की ओर देखा। अब बस यही उम्मीद है कि कल्ट लीडर चियोन अपना वादा निभाए। यो वू की हेवनली स्काई फ्लैश आइस स्वॉर्ड हल्की चमक के साथ जगमगा रही थी। तभी एक मोटा आदमी आगे आया, घुटनों के बल बैठ गया और गहराई से झुककर बोला, मैं सन जिंगो हूँ, जियानियो संप्रदाय का आउटर हॉल लीडर, कल्ट लीडर चियोन। हम आपका प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। आप जैसे महान व्यक्ति अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। योवून ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी कलाई हल्के से घुमाई और उसकी फैली हुई हथेली से नीली ची बहने लगी। आसमान में तैर रही बर्फ की तलवारें नई संरचना में बदल गईं, जैसे वे एक और हमला करने की तैयारी कर रही हों। घुटनों पर बैठा आदमी घबरा गया। कल्ट लीडर चियोन, आपने आइस स्वॉर्ड्स को वापस क्यों नहीं लिया? योवू धीरे धीरे उसके सामने उतर आया और शांत स्वर में बोला, चिंता मत करो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। लेकिन उसी क्षण डेमोनिक कल्ट के कुछ सदस्य अचानक अलायंस के योद्धाओं के ऊपर से छलांग लगाते हुए आए। उनके कंधों पर भारी बक्से रखे हुए थे। वे योवू के पीछे उतरे, हल्का सा झुके और बक्सों को जमीन पर रख दिया। ही बोंग आगे बढ़ा, एक घुटने पर बैठ गया और सम्मान में हाथ जोड़कर बोला, एजिटेंट ही बोंग आपके आदेश के अनुसार ये वस्तुएं लेकर आया है मेरे प्रभु। योवू हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया, अच्छा काम। ही बोंग ने एक बक्सा खोला। इन्हें पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन लगता है कि हमें 2 बक्सों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलायंस के योद्धा हैरानी से देखने लगे। बक्सों के अंदर काली गोलियां रखी थीं। योवून आगे बढ़ा, बक्सों की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, हर कोई एक गोली ले और फिर पहाड़ से नीचे उतर जाए। भीड़ में अचानक सदमे की लहर दौड़ गई। क्या ये जहर है? मोटे आदमी के माथे पर पसीना आ गया। कल्ट लीडर चियोन, आपने कहा था कि आप हमें छोड़ देंगे, फिर आप हमें जहर खाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? ये तो आपके वादे के खिलाफ है। योवून का चेहरा ठंडा हो गया। मेरे वादे के खिलाफ? वह एक पल रुका, फिर सपाट आवाज में बोला, मुझे तो इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। डेमोनिक कल्ट के योद्धा व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ हंसने लगे। योवून ने आगे कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, है ना? राइटियस मार्शल अलायंस का कैंप 3 तरफ से पहाड़ी रेंज से घिरा हुआ पड़ा था और जमीन खून के बड़े से तालाब में भीगी हुई थी। स्ट्रेटेजिस्ट जल गिरे हुए लोगों के बीच घुटनों के बल बैठी थी, रो रही थी और उसके आंसू उस क्रिम्सन धरती पर गिर रहे थे। वह बार बार कड़वाहट से दोहरा रही थी, मैं सच में बहुत सॉरी हूँ। उस भीषण लड़ाई के बाद जमीन पर 2800 से भी ज्यादा लाशें बिखरी पड़ी थीं, जिनमें लगभग पूरी लीडरशिप शामिल थी। सिर्फ 6 सेक्ट मास्टर
मास्टर्स को छोड़कर। लाशों का समंदर आंखों की हद तक फैला हुआ था। एक पहाड़ी चट्टान पर यो वून और उसके दादाजी चीनेजी खड़े होकर कैद किए गए मुरीम अलायंस के वॉरियर्स को सीधी लाइनों में मार्च करते हुए देख रहे थे। चीनेजी ने चुपचाप चारों ओर नजर दौड़ाई और हल्का सा सिर हिलाया जब वॉरियर्स आगे बढ़कर जहर की गोलियां लेने लगे। इस बूढ़े आदमी की इच्छा का सम्मान करते हुए शाओलिन पर दया दिखाने के लिए धन्यवाद। कुछ शाओलिन मंक भी आगे आए। शर्म से सिर झुकाते हुए उन्होंने गोलियां स्वीकार कर ली। चियोन निजी ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और चुपचाप नोट किया कि उम्मीद से ज्यादा खून खराबा हुआ था। चाहे कितने भी गिर जाएं, मार्शल आर्टिस्ट स्वाभाविक रूप से अपमान का विरोध करते हैं, उसने सोचा। यो वोन ने लाशों को देखते हुए अंदाजा लगाया कि लगभग 600 लोगों ने जहर लेने से इनकार किया और लड़ते हुए मर गए। शायद वे सजा मिलने के बाद अपने परिवारों द्वारा भी बंधे रहना नहीं चाहते थे। उसने कहा, क्या यह उस मसल टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन का असर है जो आपने मास्टर गुजांग से सीखा था? चियोन निजी की नजरें योवू पर ठहर गईं और उसने मन ही मन उसके तरीकों की क्रूरता को नोट किया। योवून ने उसकी नजर का सामना किया। यह उनका अपना चुनाव था। उसने कहा कि जो लोग जहर नहीं भी लेते उन्हें भी छोड़ने की कोई वजह नहीं है। असली योजना तो सभी को खत्म करने की थी। 2 दिन पहले हेवनली डेमन डिवाइन कल्ट के कॉन्फ्रेंस टेंट में चियोन योवून को पता चला था कि मार्शल अलायंस का इरादा उसे और गॉड ऑन ऑफ वॉर को आपसी विनाश में धकेलने का था। स्ट्रेटेजिस्ट जागेल योवून के कैंप में आई और मुख्य स्थान पर घुटनों के बल बैठकर विनती करने लगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया उन्हें बख्श दीजिए। योवू की आवाज ठंडी थी और उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। यह किसी कैदी के दखल देने की बात नहीं है। यहाँ से चली जाओ। उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में बेबसी साफ थी। ज्यादातर लोगों को लीडरशिप ने उनकी इच्छा के खिलाफ बैटलफील्ड में घसीट कर लाया है। अगर राइटियस और डेमोनिक पक्ष को अलग रख दें तो क्या बेकार के बलिदान को कम नहीं किया जाना चाहिए? ग्रैंड गार्जियन ने उसे तेजी से टोक दिया। कल्ट लीडर ने तुम्हें उदारता से आजादी दी है। लगता है तुम कैदी होने की अपनी जगह भूल गई हो। उसने गार्ड्स को पुकारा, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े वह चिल्लाई, कृपया मेरी बात सुनिए। अगर कल्ट लीडर चियोन थोड़ा सा भी रहम दिखाएं तो मैं उन्हें बांटकर बिना बड़े बलिदान के सरेंडर करवाने का तरीका निकाल सकती हूँ। यह सुनकर यो ने अपनी ठुड्डी से हाथ हटा लिया और हल्का सा मुस्कुराया। तुम हमारे कल्ट के लिए स्ट्रेटेजी प्रस्तावित कर रही हो? स्ट्रेटेजिस्ट जागेल ने अपना हाथ जमीन पर दे मारा। मैं आपसे सबको बख्शने को नहीं कह रही। कम से कम जो सरेंडर करें उन्हें तो छोड़ दीजिए। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर आपसे विनती करती हूँ। कल्ट लीडर चियोन। योवून की नजर तेज हो गई। उसे दिलचस्पी होने लगी। तुम उन्हें सरेंडर करवा दोगी? उसने सिर हिलाया। हाँ, मन ही मन उसने सोचा, जो मैंने देखा है उसके हिसाब से कल्ट लीडर चियोन दुश्मनों पर बिल्कुल दया नहीं दिखाते। कम से कम दूसरे विकल्प के रूप में मैं बड़े पैमाने पर होने वाले बलिदान को रोक सकती हूँ। योवून ने उसके शब्दों पर विचार किया। अभी के लिए मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब उसने अपनी निजी राय पेश की तो योवू की दिलचस्पी और बढ़ गई। बुरा प्रस्ताव नहीं है। इसके बाद राइटियस सेक्ट्स के बीच विभाजन होना तय है। उसने एक तरफ नजर डाली। दिलचस्प चाल है, लेकिन जो राइटियस वॉरियर्स सरेंडर करके बच भी जाएंगे वे आगे चलकर समस्या बन सकते हैं। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करूंगा, और गार्ड्स को उसे ले जाने का आदेश दिया। जब उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था तब भी वह उसे पुकारती रही। योवून के पास बैठे सियोचू और निजी ने धीरे से कहा, योवून, क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? कैंप के बाहर योवू और चियोन निजी पहाड़ी चट्टान की ओर चलते हुए गए। चियोन निजी आगे बढ़ा और बोला कि यह बूढ़ा आदमी चाहता है कि वह जूगा क्लैन की बच्ची की बात पर दोबारा विचार करे। योवू उसके पीछे चलते हुए बोला कि राइटियस मार्शल अलायंस ने बार बार उसे दिए गए मौकों को ठुकरा दिया है। उन्होंने माउंट जांग के पास बड़ी सेना तैनात कर उसे और 6 सोर्ड्स को खत्म करने की कोशिश की थी, और अब किसी भी तरह की दया का कोई मतलब नहीं है। चियोन निजी ने हल्का सा उसकी ओर देखा। जैसा कि जूगा क्लैन की बच्ची ने कहा, उनमें से कुछ अपनी इच्छा से नहीं आए थे। फिर वह मुड़ा। योवू के चेहरे के भाव को देखते हुए उसने सोचा कि शायद वह आसानी से अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। वह फिर पहाड़ी चोटी की ओर मुड़ा और पूछा, योवून, क्या तुम मार्शल वर्ल्ड को एकजुट करने का इरादा रखते हो? फिर उसने नीचे गहरी खाई में झांका और जोड़ा कि एकीकरण सभी दुश्मनों को मारकर हासिल नहीं किया जा सकता। सिर्फ ताकत से राज करने पर भविष्य में अंतहीन मुसीबतें पैदा होंगी, और एक शासक को इनाम और सजा में फर्क करना आना चाहिए। लोगों को अपने अधीन लाना चाहिए और फिर उन्हें शासन करना चाहिए। वही असली एकीकरण है। योवून ने आंखें बंद की और कहा कि वह अंधाधुंध हत्या करके अत्याचारी का रास्ता नहीं अपनाना चाहता। अगर उन्हें मौके देने के बाद भी वे उसे निशाना बनाते रहे तो वह बस उन्हें उनकी सही कीमत चुकवाएगा। फिर उसने जोड़ा कि उसके दादाजी इतनी घुमा फिरा कर बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका रिश्ता मास्टर ग्वांग से है, जो सिल्वर फॉरेस्ट में उनका साथी था। यह सुनकर शियोन निजी हैरानी से ठिठक गया। योवून ने हल्की सी सांस छोड़ी और कहा कि वह समझता है, और चूंकि उसके दादाजी ने उसे सलाह दी है वह उन्हें थोड़ी सी दया दिखाएगा। चियोन निजी हल्का सा मुस्कुराया और उसका धन्यवाद किया। योवू भी हल्का सा मुस्कुराया और कहा कि वह उसकी स्ट्रेटेजी में एक और चीज जोड़ देगा। ची निजी हैरान होकर बोला, एक और चीज? वर्तमान में वापस जब वे सरेंडर कर चुके मुरीम अलायंस के सदस्यों को देख रहे थे, चियोन निजी ने सिर हिलाया और कहा कि चूंकि बचे हुए राइटियस वॉरियर्स ने जहर की गोली खा ली है, वे आसानी से बदला लेने का सपना भी नहीं देखेंगे, और यह राइटियस मार्शल अलायंस के लिए काफी बड़ी चेतावनी होगी। पास ही कोई आगे बढ़ा, हाथ में मशाल लिए, लाशों को जलाने की तैयारी करते हुए। जैसे ही लाशों के उस पहाड़ को आग लगा दी गई, जलते हुए मांस की दुर्गंध हवा में फैलने लगी। चियोन निजी ने योवून की तरफ नजर डाली और पूछा कि
क्या वह अब माउंट जांग की ओर जाएगा। योवू ने चुपचाप सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया, यह कहते हुए कि उसे एक्सट्रीम 6 मार्शल सेक्ट से पहले पोंग बोइको की ओरिजिन हासिल करनी होगी। दृश्य बदलकर शाशी प्रांत के पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गया। दो सवार एक संकरी पहाड़ी पगडंडी पर जल्दी बढ़ रहे थे। वांग हियोल और उसका अधीनस्थ। वांग हियोल गुस्से में बड़बड़ाया कि राइटियस मार्शल अलायंस ने न सिर्फ माउंट जांग बल्कि माउंट होंग्स पर भी अपनी फोर्स भेज दी है। उसके अधीनस्थ ने पूछा कि उन्हें उनके मुख्य बेस का लोकेशन कैसे मिल गया और वांग हियोल ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता, लेकिन अब उससे फर्क भी नहीं पड़ता। संदेश में कहा गया था कि दुश्मनों की संख्या लगभग 20,000 है और पीछे छोड़े गए करीब 4,000 शिष्य उसे बचा नहीं पाएंगे। अगर वह जगह खो गई तो उनकी सारी बड़ी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। वे अपने घोड़ों को और तेज दौड़ाने लगे। वांग हियोल ने कहा कि अब तक तो सेक्ट लीडर भी एलीट फोर्स के साथ शानी प्रांत पार कर रहा होगा। भले ही पोंगबो की ओरिजिन अहम है, लेकिन मुख्य बेस उससे भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। जब वे एक संकरे मोड़ से गुजरे तो अचानक लोगों का एक समूह उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वांग हियोल ने पुकारा, सुप्रीम एल्डर। काले चोगों और टोपी पहने वे लोग भी रुक गए और आगे खड़े व्यक्ति ने उसे संबोधित करते हुए कहा, लॉर्ड वांग हियोल। तनाव भरी आवाज में वांग हियोल ने पूछा कि सेक्ट लीडर कहाँ है, बताते हुए कि माउंट हुआंग पर राइटियस मार्शल अलायंस ने हमला कर दिया है और उसे तुरंत खबर देनी होगी। सुप्रीम एल्डर हल्के से मुस्कुराया और बोला कि चिंता मत करो, सेक्ट लीडर को इमरजेंसी मैसेज पहले ही मिल चुका है और वह 4 दिन पहले अकेले ही माउंट होंगे के लिए निकल चुका है। वांग हियोल हैरान रह गया और बुदबुदाया, अकेले? उसने सोचा कि जब दोनों सुप्रीम एल्डर यहाँ हैं तो अगर उन्हें मैसेज मिल गया था तो उन्हें पता होना चाहिए था कि बेस खतरे में है। सुप्रीम एल्डर हल्का सा हंसा और बोला कि वे सेक्ट लीडर के आदेश पर माउंट जांग जा रहे हैं। वांग हियोल ने उलझन में दोहराया, माउंट जांग? सुप्रीम एल्डर के चेहरे पर धीमी मुस्कान उभरी और उसने कहा कि चिंता मत करो, सेक्ट लीडर ने कहा है कि वह जल्द ही उनसे आ मिलेगा और उन्हें बस अपने आदेश पूरे करने हैं। लगभग उसी समय होंगजो के माउंट हांग पर जू जांग प्रांत में अनगिनत तीर जो क्यूई से भरे हुए थे एक साथ छोड़े गए। वे बारिश की तरह बरसे और 6 मार्शल क्लैन के कई बदकिस्मत सदस्यों को मार गिराया जो समय पर बच नहीं पाए। पहाड़ी चट्टान से मुरीम अलायंस के वॉरियर्स लगातार तीरों की बौछार कर रहे थे। जोंगनान सेक्ट के प्रमुख जिग्यांग उन्हें उकसा रहे थे, चिल्लाकर कह रहे थे कि बिल्कुल भी पीछे मत हटो, अपनी पूरी आंतरिक शक्ति तीरों में डालो और फायर करो। उसके होंठों पर शांत और संतुष्ट मुस्कान उभरी। उसने सोचा कि अगर वे ऐसे ही दबाव बनाए रखें तो वे आज रात तक पहाड़ पर कब्जा कर सकते हैं। मुरीम अलायंस के लीडर इमोक ने उसी समय एक तेज हरकत के साथ अपनी तलवार को टेलीकाइनेटिक ताकत से छोड़ दिया। वह आगे की ओर उड़ती हुई गई और रास्ते में आने वाले 6 मार्शल क्लैन के कई बदकिस्मत सदस्यों को ऐसे चीरती चली गई जैसे मक्खन काट रही हो, फिर वापस उड़कर उसके पास लौट आई। उसके पीछे खड़ा काले कपड़ों वाला एक आदमी आगे बढ़ा और बोला कि यह तो बहुत क्रूर है, उसने पूरे पहाड़ को एक किले में बदल दिया है। इमोक ने जवाब दिया कि वे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। जूगा क्लैन के फॉर्मेशन एक्सपर्ट ने कहा है कि वे 2 शिरेन में प्रवेश द्वार के मैकेनिज्म को निष्क्रिय कर सकते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसने सोचा कि आज रात वे इस जगह को फिर से हासिल कर लेंगे और इसे अलायंस के लिए घात लगाने की जगह बना देंगे और अगर सब योजना के मुताबिक चला तो वे आधे महीने के अंदर एक्सट्रीम 6 मार्शल सेक्ट और डेमन गॉड दोनों से निपट सकते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और नीचे खड़े वॉरियर्स को पुकारते हुए चिल्लाया कि राइटियस मार्शल अलायंस आज की लड़ाई जीतकर न्याय की नींव रखे। मिराम अलायंस के वॉरियर्स ने भी जोर से आवाज उठाकर जयकारा लगाया। अचानक एक तलवार उड़कर आई और एक मुरीम अलायंस वॉरियर को जा लगी जिसने अपनी चौकसी ढीली कर दी थी। इमोक ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, यह नोट करते हुए कि भले ही एलीट जा चुके हों लेकिन अभी भी कुछ पीक सुप्रीम मास्टर्स यहाँ मिले हुए हैं और वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता। तभी उसके पीछे से एक आवाज गूंजी, तो तुम ही राइटियस मार्शल अलायंस के लीडर हो। इमोक चौंक कर पीछे हट गया क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जोर से चिल्ला रही थी, खतरा। वह तेजी से मुड़ा। उसके सामने टोपी और काले चोगे में एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। इमोक ने कहा कि वह लड़ाई पर ध्यान दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने अपनी चौकसी कम कर दी थी। फिर भी 5 महान मास्टर्स में से एक होने के बावजूद वह उसकी मौजूदगी का जरा सा भी आभास नहीं कर पाया। इमोक का अधीनस्थ आगे बढ़ा, अपनी तलवार उस काले चोगे वाले व्यक्ति की ओर तानते हुए पूछा कि वह कौन है। वह आदमी बस हल्का सा मुस्कुराया और ऊपर से नीचे की ओर एक साधारण सा काटने का इशारा किया, यह कहते हुए कि बहुत समय हो गया है जब किसी ने इतनी दूरी से उस पर तलवार तानी हो। अधीनस्थ की आंखें अचानक ये हुए हमले से सदमे में फैल गईं और वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गया। बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। वह आदमी बस हल्की सी मुस्कान देता है और ऊपर से नीचे तक एक कैजुअल सा चॉपिंग जेस्चर करता है जैसे कोई साधारण हरकत हो। फिर वह कहता है कि काफी लंबा टाइम हो गया है जब किसी ने इतनी दूरी से उस पर ब्लेड पॉइंट किया हो। चीफ पोंग की आंखें अचानक हुए इस अटैक से शॉक में चौड़ी हो जाती हैं और वह रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि उससे पहले ही उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है क्योंकि वह उस वार से पूरी तरह बच ही नहीं पाता। चीफ पोंग के पीछे खड़े मार्शल वॉरियर्स भी उस स्ट्राइक की भयानक ताकत में आकर कट जाते हैं क्योंकि वह वार उन्हें झाड़ू की तरह साफ करते हुए निकल जाता है। अलायंस लीडर इमोच बस अविश्वास में खड़ा देखता रह जाता है क्योंकि चीफ पोंग उसकी आंखों के सामने मर जाता है। वह अपनी आंखें चौड़ी करके उस अनजान फिगर की ओर देखता है। उसे एहसास होता है कि अभी जो अटैक हुआ था वह फॉर्मलेस ब्लेड था, एक ऐसा वार जो सिर्फ एक जेस्चर
से दर्जनों ग्राउंड्स को तबाह कर सकता है। एक बिल्कुल डरावनी ताकत। वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा जाता है और कांपती आवाज में पूछता है कि वह आदमी आखिर है कौन। काले रोब और टोपी पहने वह अनजान शख्स हल्की मुस्कान के साथ अपना परिचय देता है कि वह वही है जो सभी ब्लेड्स के एपेक्स पर खड़ा है। इसी बीच डेमोनिक कल्ट की तरफ वे लोग माउंट जंग की ओर मार्च कर रहे हैं। चोन यवून सबसे आगे है, अपने काले घोड़े पर शांत भाव से आगे बढ़ते हुए। चियोनन निजी उसके पीछे चल रहा है, थोड़ा बेचैन, आगे देखते हुए, क्योंकि मास्टर यूचुन ने अलग होने से पहले जो शब्द कहे थे वे अभी भी उसे परेशान कर रहे हैं। उसे याद आता है कि कैसे यूचुन ने उसके कंसिडरेशन के लिए उसे धन्यवाद दिया था, यह कहते हुए कि शाओलिन के वॉरियर मॉन्क्स बिना नुकसान के रह पाए और उसे इस दया का बदला जरूर चुकाना होगा। यूचुन ने उसे बेनिफैक्टर चियोनन कहकर पुकारा था और चेतावनी दी थी कि माउंट जांग का गॉड ऑफ वॉर आकुई एक मॉन्स्टर है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ उसने समझाया था कि मार्शल अलायंस के चीफ्स सिर्फ एक ही एक्सचेंज में गिर गए थे और आकुई ने तब कोई टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं की थी, और यह भी कि अलायंस गॉड ऑफ वॉर एंड डेमन गॉड के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन चाहता था, इसलिए नहीं कि उन्होंने डेमन गॉड को कम आंका था। उसने यह भी बताया था कि वह सिल्वर फॉरेस्ट का एक एक्सप्लोरेशन सक्सेसर है और आगे कहा था कि मार्शल अलायंस के एक सदस्य के रूप में वह चाहता है कि कल्ट लीडर चियोनन जैसे मॉन्स्टर को हराया जाए, लेकिन सिल्वर फॉरेस्ट के एक कॉमरेड के तौर पर वह उम्मीद करता है कि चियोनन का ग्रैंडसन लापरवाही से लड़ाई नहीं करेगा। और आखिर में उसने यह भी जोड़ा था कि भले ही यह सच न हो, लेकिन उस दिन गॉड ऑफ वॉर आकुई ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा हो। चियोनन निजी थोड़ा चौंक कर बुदबुदाता है। प्रोटेक्ट। यूचुन अपनी आंखें संकुचित कर लेता है और उसकी आवाज तेज हो जाती है जब वह समझाता है कि उन्हें माउंट जांगेक में घुसने से रोकने जैसा कम और ऐसा ज्यादा लग रहा था जैसे कोई किसी ऐसी जगह के पास दूसरों को आने से रोक रहा हो जहां कोई भयानक दरिंदा रहता हो। वह जोड़ता है कि जब वे पीछे हट रहे थे तब उन्हें एक डरावना किलिंग इंटेंट महसूस हुआ था और सबने मान लिया था कि वह गॉड ऑफ वॉर का ही था। फिर भी उसे खुद एक अजीब सा डिसोनेंस महसूस हुआ था। चियोनन निजी गहरी सोच में डूबा रहता है और याद करता है कि मार्शल आर्टिस्ट्स का अल्टीमेट रियल्म ये होता है कि कम से कम मूवमेंट में अधिकतम ताकत हासिल की जाए। वह सोचता है कि अगर गॉड ऑफ वॉर ने सच में ऐसी मार्शल प्रोविस दिखाई है तो जरूर वह मार्शल आर्ट्स की चरम सीमा तक पहुंच चुका होगा और उस लेवल पर उसे दुनिया का सबसे महान मास्टर कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह यो वू की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि यह सब सुनने के बाद भी वह बिल्कुल शांत क्यों है, चाहे वह दूसरों को चिंता से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हो या सच में उसके पास गॉड ऑफ वॉर का सामना करने की क्षमता हो। चियोनन निजी लगाम को और कसकर पकड़ता है और सोचता रहता है कि किसी भी हालत में अगर मास्टर यूचान सही हैं तो गॉड ऑफ वॉर जरूर माउंट जांगेक में किसी को घुसने से रोकने की कोशिश करेगा और आखिर में उनका उससे टकराव होना तय है किसी न किसी तरह। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं ही बोंग उत्साहित होकर चिल्लाता है कि माउंट जांग बी कब दिखाई दे रहा है। वह लगातार बोलता रहता है कि सुना है वहां शिखर पर एक रहस्यमयी झील है जो आसमान को छूती है और सोचता है कि क्या यह सच है। बैगजी आह भरता है और उसे शांत रहने को कहता है। मोयांग क्लैन का यंग मास्टर मोयांग यू योन की ओर देखता है और कहता है कि यहाँ से आगे की जगह के बारे में उसे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। यो वून बस हल्का सा सिर हिला देता है। यो वू आगे देखता है और नोटिस करता है कि अफवाहों की तरह यहाँ घनी मिस्टिकल एनर्जी फैल रही है जिससे यह जगह इनर एनर्जी को कल्टीवेट करने के लिए बेहतरीन बन जाती है। फिर भी उसे अब तक ऐसी कोई प्रेजेंस महसूस नहीं होती जो गॉड ऑफ वॉर जैसी लगे। वह तय करता है कि उन्हें और अंदर तक जाना होगा और सबको आगे बढ़ने का इशारा करता है। सभी अपने घोड़ों को आगे बढ़ाते हैं और माउंट जांग की ओर तेजी से दौड़ पड़ते हैं। मोयांग यू दांत भींचते हुए घोड़ा दौड़ाता है और मन ही मन कोसता है कि उसके दादाजी ने उसे खास तौर पर चेतावनी दी थी कि इस रास्ते मत आना। फिर भी वह आ गया और अब वह बस यही उम्मीद कर सकता है कि वे सब सुरक्षित बाहर निकल सकें। ही बोंग को वोंगेर के साथ साथ सवारी करते हुए कहता है कि अगर ड्रैगन टर्टल के पास ड्रैगन का सिर और कछुए का खोल था तो पोंगबो जरूर एक अजीब सा टाइगर होगा। कोंगर कुछ पल सोचता है और सहमत होता है कि शायद किसी तरह से ऐसा ही होगा। ही बोंग अपनी ठुड्डी सहलाते हुए जोड़ता है कि उसके नाम में विंड भी है, इसलिए ऐसा भी लगता है कि शायद उसके पंख भी होंगे। अचानक पूरे पहाड़ की आभा बदल जाती है और पक्षी ऐसे आसमान की ओर उड़ने लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें भगा दिया हो। ही बोंग के चेहरे का भाव शौक में बदल जाता है क्योंकि एक भयानक डर का एहसास उसे घेर लेता है। किलिंग इंटेंट की एक घनी धुंध उन पर टूट पड़ती है और उनके घोड़े बुरी तरह कांपने लगते हैं, डर के मारे पीछे की ओर उछलते हुए। ग्रैंड गार्डियन भी चौंक जाता है। घोड़ों की प्रतिक्रिया देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल कांप रहा हो और सोचता है कि आखिर ये किस तरह का किलिंग इंटेंट है। वो भी उतना ही हिल जाता है। वह कहता है कि यह किलिंग इंटेंट इतना शक्तिशाली है कि उनके चारों ओर सब कुछ निकल सकता है और जिनकी मार्शल स्किल कम है वे तो डर के मारे जम ही जाएंगे। चियोनन निजी अपने घोड़े से कूदकर जमीन पर उतरता है और कहता है कि आखिरकार वह सामने आ ही गया, लेकिन यह किलिंग इंटेंट इतना घना है कि उसकी सही लोकेशन पकड़ पाना मुश्किल है। वह यह भी सवाल करता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति नहीं, वह प्रति इतनी दुश्मनी क्यों दिखाएगा जिससे वह कभी मिला भी नहीं। वह यो वू की ओर देखता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर चौंक जाता है। शियोनन यो वू साफ तौर पर हैरान है। वह महसूस करता है कि यह आभा किसी इंसान से ज्यादा किसी
जंगली जानवर की लगती है और वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसका मार्शल लेवल कितना ऊंचा होगा। अचानक जमीन से एक आकृति बिजली की तरह ऊपर उछलती है और अमानवीय गति से उनकी ओर दौड़ पड़ती है। यो वून अपने घोड़े से कूद जाता है और कहता है कि वह आ रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वह उस फिगर को सीधे उसकी ओर भयानक ताकत के साथ आते देखता है। वह अनजान शख्स यो वून पर वार करता है और उसके पैरों के नीचे की जमीन टकराव के साथ चकनाचूर हो जाती है। शॉकवेव बाहर की ओर फैलती है और डेमोनिक कल्ट के सदस्यों तक पहुंचती है। चियोनन निजी उस वार की ताकत देखकर स्तब्ध रह जाता है, जबकि मुगदिर अपने कल्ट लीडर के लिए डर से भर जाता है। यो वो समय रहते उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के हथियार की ओर नजर डालता है। वह नोटिस करता है कि वह एक सिंगल एज्ड ब्लेड है, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड से अलग है। वह चुपचाप विश्लेषण करते हुए समझ जाता है कि इस आदमी की ताकत बिल्कुल साधारण नहीं है, कि उसकी केवल शारीरिक शक्ति ही बाहरी बल के जरिए उसकी ताकत के बराबर आ सकती है। उस अनजान व्यक्ति की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं, जैसे वह इस सबसे बहुत मनोरंजन ले रहा हो, और एक विदेशी भाषा में कहता है कि वह सच में बहुत किस्मत वाला है कि उस लड़के से पहले तेजी से यहाँ पहुंचना वाकई फायदेमंद रहा। यो वून दांत भींच लेता है और सोचता है कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि वह सेंट्रल प्लेन्स की भाषा नहीं लगती। तभी नैनो सिस्टम उसे बताता है कि उस भाषा में कई अलग अलग बोलियों के तत्व हैं, लेकिन उसे कोरियन के रूप में पहचाना गया है। यो वून उलझन में बुदबुदाता है। कोरियन? नैनो सिस्टम समझाता है कि यह सेंट्रल प्लेन्स के पूर्व में स्थित एक प्रायद्वीप के देश की भाषा है। जैसे ही यो वून लगातार उसके तेज वारों को रोकता रहता है, वह नैनो सिस्टम से कहता है कि उसके लिए अनुवाद करे। तब वह उस आदमी को कहते सुनता है कि उस लड़के के आने से पहले उसे यहाँ मौजूद सबको मार देना होगा। यो वून उसी की भाषा में जवाब देता है और पूछता है कि क्या वही वह आदमी है जिसे गॉर्डन ऑफ वॉर आकाह कहा जाता है। यह सुनते ही उस आदमी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। दोनों कुछ दूरी बनाने के लिए पीछे की ओर उछलते हैं और वह अनजान आदमी पूछता है कि क्या यो वून गोरियो का आदमी है। यो वून सिर हिला देता है और मन ही मन सोचता है कि क्या गोरियो वही पूर्वी प्रायद्वीप का देश है जिसका जिक्र अभी हुआ था। वह आदमी मुस्कुराते हुए अपनी तलवार कंधे पर टिकाता है और कहता है कि गोरियो का आदमी उत्तर से चूहे की तरह रेंग कर नीचे नहीं आएगा। गुस्से में आकर यो वून चिल्लाता है कि तो वह सच में गॉड ऑफ वॉर ही है और जोर देकर कहता है कि वे उससे लड़ने नहीं आए हैं। लेकिन वह आदमी तुरंत फिर से झपट पड़ता है। उसका ब्लेड बिजली की तरह चमकता हुआ यो वून की गर्दन के बेहद करीब आ जाता है। दोनों के ब्लेड टकराते हैं और एक और जबरदस्त शॉकवेव चारों ओर फूट पड़ती है। यो वून आखिरी पल में अपनी तलवार उठाकर किसी तरह उस वार को रोक पाता है और समझ जाता है कि वह वार कितनी डरावनी तेजी से आया था। वह सोचता है कि अगर उसने एक पल के लिए भी अपनी नजर उससे हटा ली होती तो वह जरूर घायल हो जाता। वह आदमी साफ तौर पर मजे में मुस्कुराता है और कहता है कि यो वो पहला इंसान है जिसने उसकी तलवार को 2 बार रोका है। वह बुरा नहीं है। फिर वह एक और भयानक वार करते हुए पूछता है कि अभी जांगबिक माउंटेन के बारे में क्या कहा गया था। यो वून कई मीटर पीछे धकेल दिया जाता है, फिर मुश्किल से खुद को संभालता है। उसका दिल शौक से कांप रहा होता है। उसके गाल पर एक पतली सी कट लग जाती है और उसे एहसास होता है कि यह रिबाउंड फोर्स नहीं थी बल्कि इनेट ची थी, जैसे बेहद तेज हवा का धारदार झोंका। वह आदमी अपनी तलवार को उसी रेजर जैसी हवा में लपेट लेता है और कहता है कि उसके जैसे लोग हमेशा एक बात गलत समझते हैं। यो वून खुद को संभालते हुए पूरी तरह फोकस करता है और सोचता है कि यह आदमी आखिर है कौन, क्योंकि उसे लगता है कि यह मास्टर यूचान के बताए गॉड ऑन ए वॉर आकुई से बिल्कुल अलग है। वह आदमी अपना पैर जमाता है, एक और विस्फोटक अटैक की तैयारी करता है और कहता है कि जब ये वून उन साथियों से मिलेगा जो पहले ही अंडरवर्ल्ड जा चुके हैं तो उसे उसके शब्द ज्यों के त्यों बता देना। एक जबरदस्त छलांग के साथ वह हवा में ऊपर उछल जाता है और यो वून चुपचाप उसकी ओर देखता है। वह आदमी आसमान में ठहर जाता है जबकि उसके चारों ओर भयंकर हवा घूमने लगती है और हवा की ताकत हवा में ही इकट्ठी होती जाती है। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि नीचे खड़े डेमोनिक कल्ट के योद्धा भी उसे महसूस करने लगते हैं। यो वून की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं और वह बुदबुदाता है, नहीं। तभी वह आदमी एक विशाल हरिकेन बना देता है जो पूरे इलाके को निगल लेता है और वह खुद उसके बीचों बीच शांत खड़ा रहता है। अपने चेहरे पर खतरनाक मुस्कान के साथ वह नीचे उनकी ओर देखता है और ऐलान करता है कि यह जैंगबिक माउंटेन नहीं है बल्कि बैग्ड एक है। जांघेक माउंटेन का एक ओवरव्यू दिखाई देता है। पास की एक झील के किनारे एक टोपी पहने व्यक्ति पद्मासन में बैठा गहरी ध्यान साधना में डूबा हुआ था। अपने शरीर के अंदर अपनी ची को सर्कुलेट कर रहा था। वह था ईस्टर्न कास्ट का गॉड आर्क वुई। उसकी आंखें बंद थीं और वह शांत एकाग्रता के साथ अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा था। तभी अचानक एक हल्की हवा उसके चेहरे के पास से गुजरी और उसने मन ही मन नोट किया कि यह हवा उत्तर दिशा से आई है। उसने सामने की झील की ओर नजर डाली जो अचानक उग्र तरीके से लहराने लगी थी और वह समझ गया कि यह इतनी शक्तिशाली है कि चांजी लेक भी इसकी प्रतिक्रिया दे रही है। उत्तर
दिशा से एक तीव्र ची उभर रही थी। आर्क वुई अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जांग बीक माउंटेन के उत्तरी हिस्से की ओर देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो एहतियात के तौर पर पश्चिम की ओर पहरा दे रहा था, लेकिन वह तो उधर है। वह मुझसे पहले ही वहां पहुंच गया। उसने जरूर पहले से इसकी योजना बनाई होगी। दूर से उसने आसमान से उतरता हुआ एक विशाल हरिकेन देखा और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले जब उसने घुसपैठियों का कत्ल किया था तब उसने हवा की ताकत तक इस्तेमाल नहीं की थी। क्या कोई इतना शक्तिशाली है कि उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे और माउंटेन में घुसने की कोशिश कर रहा हो? उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी और उसने आगे देखते हुए मन ही मन सोचा कि अगर उसने उसे जल्दी नहीं रोका तो यह 10 साल का समझौता खतरे में पड़ सकता है। जांग बीक माउंटेन का प्रवेश द्वार फिर से खून से रंग जाएगा। इसी बीच वह विशाल हरिकेन पूरे इलाके में फैल गया। हवा इतनी तेज और धारदार थी कि पेड़ों को टोफू की तरह टुकड़ों में काट रही थी। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई जमीन की बनावट तक बदल रही थी, धरती को काटते हुए गहरे निशान छोड़ रही थी। लेकिन क्योंकि उस फिगर का अभी तक सही परिचय नहीं हुआ था, इसलिए फिलहाल उसे वही नाम दिया जा सकता है जो हियोंग ने उसे कहा था, हंग बिको। हंग बिको हवा में मंडराते हुए तूफान के केंद्र में खड़ा था और नीचे उनकी ओर देख रहा था, जबकि उसके आसपास एक विशाल और हिंसक हरिकेन घूम रहा था। यो वू और बाकी लोगों को उस तेज हवा से बचने के लिए अपने हाथों से खुद को ढकना पड़ा और यो वू ने नोट किया कि हवा के झोंकों में तीखा किलिंग इंटेंट भरा हुआ है। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि तूफानी हवाएं बादलों से उतरती धुंध के साथ मिल रही हैं। तभी के वोंग हेरुर ने पीछे खड़े अपने साथियों की ओर मुड़कर चिल्लाया, सब लोग फैल जाओ, इस तेज हवा से बचो। उसी समय घोड़े पर सवार एक और व्यक्ति आगे की ओर दौड़ पड़ा और चिल्लाया, चार्ज। अचानक मुंह को कुछ गलत लगा और वह चिल्लाई कि यह हवा उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। तभी उनके सारे घोड़े हवा के दबाव से ऊपर उठने लगे और पीछे की ओर खींचने लगे। ही बोंग ने यह तुरंत समझ लिया और सबको जल्दी से अपने घोड़ों से कूदने के लिए कहा। तुरंत ही सब लोग नीचे कूद गए और अगले ही पल वह विशाल हरिकेन घोड़ों को अपनी ओर खींचकर उन्हें टुकड़ों में चीरने लगा। यह देखकर ही बोंग की आंखें शौक से चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, यह तो पागलपन है। ही बोंग हैरानी से चिल्लाया कि सिर्फ यह तूफान ही पागलपन के लिए काफी था और अब तो घोड़े भी उसमें फंस गए हैं। कि वोंघेर आगे बढ़ा। उसने अपनी ची इकट्ठी की और उसे अपनी मुट्ठी के चारों ओर लपेट लिया। वह चिल्लाया कि वे लोग आखिर कब तक यूं ही खड़े रहेंगे। उसके दिमाग में तेजी से विचार दौड़ रहे थे और उसने सोचा कि उन्हें बस उस इंसान को रोकना होगा जो इस तूफान को पैदा कर रहा है। उसने सबको तुरंत अपने अटैक छोड़ने के लिए उकसाया। उसने अपनी फिस्ट स्ट्राइक छोड़ी। उसी समय मुझ ने भी अपनी पाम स्ट्राइक चलाई। बैगी ने अपनी किक मारी और बाकी लोग भी अभ्यास की हुई तालमेल के साथ एक एक कर अपने अटैक छोड़ने लगे। उन सभी के अटैक सीधे पोंग बो की ओर जा रहे थे, जो उस भयंकर तूफानी हवा के बीच शांत भाव से हवा में मंडरा रहा था। पोंग बोई को बिल्कुल शांत रहा और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान फैल गई। जैसे ही उनके अटैक उसके पास पहुंचने वाले थे, वह हिंसक हरिकेन अचानक सिमट गया और सारे अटैक उस हवा की दीवार से टकराकर वापस उछल गए। पोंग बी को हल्के से हंसा और हाथ नीचे की ओर घुमाते हुए बोला कि वे सच में बहुत मूर्ख हैं। अगले ही पल एक और भी ज्यादा ताकतवर रिबाउंड फोर्स के साथ उनके सारे अटैक वापस उन्हीं की ओर लौट आए और कुछ बदकिस्मत लोगों को जा लगे। कुछ रिफ्लेक्ट हुए अटैक इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने डेमोनिक कल्ट के कई सदस्यों को गिरा दिया, जबकि बाकी लोगों ने किसी तरह उन्हें ब्लॉक या डिफ्लेक्ट करके संभाल लिया। मुझे ने बगल की ओर देखा और महसूस किया कि बवंडर में फंसी ताकत और भी तेज हो रही है, जिससे वह और भी शक्तिशाली बनती जा रही है। लेकिन उसी एक पल की लापरवाही में एक ताकतवर अटैक सीधे उसकी ओर उड़ता हुआ आ गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने हाथ उठाकर उस अटैक को ब्लॉक किया, लेकिन उस वार की ताकत ने उसे कई मीटर दूर तक उड़ा दिया। अचानक कोई उसकी ओर तेजी से दौड़ा और एक हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ ली। यो वून ने उसे तुरंत पकड़ लिया, लेकिन वह खुद भी उस ताकत के कारण कई मीटर पीछे धकेल दिया गया और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। मुने जब देखा कि उसे किसने पकड़ा है तो वह एक पल के लिए चौंक गई और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वह और यो वून एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जबकि वह अभी भी उसे अपनी बाहों में थामे हुए था। मुने धीमे से पुकारा, कल्ट लीडर। यो वून ने उसे धीरे से जमीन पर उतार दिया और कहा, यह सामान्य नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। मुने हल्का सा सिर हिलाया। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। यो वू ने उसे निर्देश दिया, तुम शिष्यों के साथ तूफान से पीछे हट जाओ। मुने फिर सिर हिलाया और बोली, हाँ मैं समझ गई। उधर चीनी जी अपनी पूरी एकाग्रता पोंग बोफ पर टिकाए हुए था और अपनी ची को अपनी तलवार में प्रवाहित कर रहा था। वह बुदबुदाया, एक इंसान हवा का तूफान बना रहा है। फिर वह मन ही मन सोचने लगा, यह आखिर संभव कैसे है? ये तो मार्शल आर्ट्स से भी आगे की चीज है। ये तो एक प्राकृतिक आपदा जैसा है। अपनी ची को तलवार में भरने के बाद चियोनन नीजी अपने पास खड़े ग्रैंड गार्डियन की ओर मुड़ा और बोला, इस तूफान को खत्म करने के लिए हमें उसी को रोकना होगा जो इसे पैदा कर रहा है। डान जोचोन आगे बढ़ा और बोला, मैं भी मदद करूंगा। पोंग बो हवा में शांत भाव से मंडरा रहा था। उनके प्रतिरोध से मनोरंजन लेते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनकी सारी स्वॉर्ड, टेलीकिनेसिस और उड़ती तलवारें उस तेज हवा से टकराकर या तो रुक जाती थीं या वापस लौट आती थीं और उनके निशाने पर खड़े लक्ष्य को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंच पा रहा था। चियोनन निजी ने दांत भींच लिए और लगातार अटैक करता रहा। वह मन ही मन सोच रहा था, ये रिबाउंड फोर्स इतनी मजबूत क्यों
हैं, यहाँ तक कि अपनी सारी चीज एक ही तलवार में डाल देने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा। तभी एक तलवार उस तेज हवा के रिबाउंड से टूटकर टुकड़ों में बिखर गई। उसके पास खड़े ग्रैंड गार्डियन के मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी, क्योंकि आंतरिक ची के बैकलैश ने उसे चोट पहुंचा दी थी। हंगो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपना हाथ फैलाया और चिल्लाया, तुम छोटे छोटे नालायक, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी हवा को तोड़ सकते हो? उसी समय एक और आदमी की तलवार भी उस बवंडर से टकराकर चकनाचूर हो गई। चियोनन नीजी ने खून खांसा और घुटनों के बल गिर गया। उसने मन ही मन सोचा, ची आपस में जुड़ी हुई है, यही अंदरूनी चोटें पैदा कर रही हैं। तभी उसने ऊपर देखा और पाया कि टूटी हुई तलवार के टुकड़े घातक प्रोजेक्टाइल की तरह डेमोनिक कल्ट के योद्धाओं की ओर उड़ते चले जा रहे हैं। वह चौंक कर बुदबुदाया, नहीं। लेकिन अगले ही पल ची यो वून उन उड़ते हुए टुकड़ों के सामने आ गया और उसने एक ची बैरियर बना दिया, जिसने उन सभी टूटे हुए ब्लेड के टुकड़ों की पूरी बौछार को रोक दिया। बाकी कल्ट योद्धाओं ने राहत की सांस ली और मन ही मन अपने कल्ट लीडर का धन्यवाद किया कि उसने समय पर आकर उन्हें बचा लिया। यो वून के चेहरे पर पसीने की एक बूंद बह निकली और उसने मन ही मन सोचा, यह तो उड़ती हुई चीज स्वॉर्ड ऑरा को भी रोक सकता है, तो वही तरीका काम नहीं करेगा। तभी अचानक उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक तलवार अब भी उस भयंकर तूफानी हवा के भीतर घूम रही थी, जैसे कोई मौका तलाश रही हो, जबकि रिबाउंड फोर्स बार बार उसे पीछे धकेल रही थी। फिर अचानक एक तेज उछाल के साथ वह तलवार उस हिंसक बवंडर को चीरते हुए बाहर निकल आई और सीधा पोंग बोइको की ओर बढ़ गई। टांजियन यह देखकर स्तब्ध रह गया और बुदबुदाया, यह काम कर गया। लेकिन पोंगबुथ फिर भी शांत रहा। उसने और भी ताकतवर हवा का तूफान बुला लिया, जिसने उस तलवार को भी टुकड़ों में तोड़ दिया। डान जुचोन ने दांत भींच लिए और अपनी ची को दाहिने हाथ में इकट्ठा करते हुए मन ही मन सोचा, जैसे ही तलवार बवंडर के अंदर गई, मेरी ची उससे कट गई। उसने दोनों हाथ उठाकर बर्फ की ढाल बना ली, जिसने रिबाउंड फोर्स से उसकी ओर आते टूटे हुए ब्लेड के टुकड़ों को रोक लिया। यवून तुरंत उसके पीछे आकर बोला, उसने ये कैसे किया? क्या उसने तलवार में ऑरा लॉर्ड किया था? डांजू थोड़ा चौंक गया। उसने पहले कल्ट लीडर को संबोधित किया और फिर जवाब दिया, नहीं, मैंने उसमें ऑरा के साथ कोल्ड एनर्जी भी मिलाई थी। योवून की आंखें हल्की सी फैल गईं। वह दिलचस्पी से ऊपर उस विशाल रेजर जैसी धारदार हवा के बवंडर को देखने लगा, जो किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, कोल्ड एनर्जी, हाँ, तो कोल्ड एनर्जी उस बवंडर को चीर सकती है। फिर उसने तूफान के पार पोंग बो के मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा और अचानक उसे कुछ समझ में आ गया। यो वू का चेहरा सख्त हो गया और पूरी निश्चितता के साथ उसने मन ही मन सोचा, यह तरीका शायद सच में काम कर सकता है। डान जुशोन ने दोनों हाथ उठाए और एक आइस शील्ड बना ली, जिसने रिबाउंड फोर्स से उसकी ओर उड़ते हुए टूटे हुए ब्लेड के टुकड़ों को रोक लिया। योवून तुरंत उसके पीछे पहुंचा और जल्दी से पूछा, उसने ये कैसे किया? क्या उसने ब्लेड में ऑनरा लॉर्ड किया था? थोड़ा चौंककर डांजू ने पहले कल्ट लीडर को संबोधित किया और फिर जवाब दिया, नहीं, मैंने उसमें ऑनरा के साथ कोल्ड एनर्जी भी इन्फ्यूज की थी। योवून की आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर जिज्ञासा की चमक उभरी। उसने ऊपर उस विशाल रेजर जैसी धारदार बवंडर की ओर देखा, जो किलिंग इंटेंट से भरा हुआ था, और मन ही मन सोचा, कोल्ड एनर्जी, हाँ, तो कोल्ड एनर्जी उस बवंडर को चीर सकती है। उसकी नजर तूफान के पार दिखते पोंगबो के मुस्कुराते चेहरे पर गई और अचानक उसे कुछ समझ में आ गया। यो वू का चेहरा सख्त हो गया। यह तरीका शायद सच में काम कर सकता है। डांजू ने योवून की ओर देखा और उसे चेतावनी दी, अगर तुम फ्लाइंग ची स्वॉर्ड इस्तेमाल करोगे तो सावधान रहना। जैसे ही वह बवंडर के अंदर जाएगी, ची उससे कट जाएगी। इसी बीच योवून गहरी सोच में डूब गया और बुदबुदाया, क्या ये बवंडर हवा एट्रीब्यूट वाली ची है? वह उस उग्र तूफान को घूरते हुए नैनो से पूछता है, ये बवंडर आखिर बना कैसे? नैनो सिस्टम ने जवाब दिया कि इसे तकनीकी रूप से पूरी तरह समझाना मुश्किल है, लेकिन इसका सिद्धांत एक सामान्य टॉर्नेडो जैसा ही है। उसने अपना विश्लेषण जारी रखते हुए बताया कि बादलों से नीचे आती ठंडी तेज डाउनड्राफ्ट हवा और जमीन से ऊपर उठती गर्म अपड्राफ्ट हवा के मिल जाने से यह बनता है। योवून हल्का सा मुस्कुराया और बुदबुदाया, तो अपड्राफ्ट गर्मी के ज्यादा करीब है। नैनो सिस्टम ने जोड़ा कि हाई टेम्परेचर एनर्जी फेनोमेनन की तरह समझा जा सकता है। योवून ने फिर पूछा, तो इसे रोकने का कोई तरीका है? नैनो सिस्टम ने बताया कि अगर वह इन दो एयर करंट्स में से किसी एक को कंट्रोल कर ले तो यह बवंडर रुक सकता है। ये सुनते ही योवून की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, अच्छा। फिर सोचा, कोशिश करने लायक तो है। उधर हुंगो के चेहरे पर पागलपन भरी खुशी की मुस्कान थी। वह चिल्लाया, देखते रहो, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि योवून बवंडर के और करीब आ रहा है। बवंडर के भीखों ने देखा कि योवून शांत भाव से अपनी तलवार म्यान में डाल रहा है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और वह जोर से गरजा, क्या मूर्ख आदमी है, जब वह भी मेरे बवंडर को सामने से नहीं रोक सका तो तुम क्या करोगे? अगर इसी तरह कुचलना चाहते हो तो आ जाओ। योवून ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेलियों से ठंडी ची बहने लगी। उसके आसपास की हवा हल्के से बदलने लगी। हंगबो ने इस असामान्यता को महसूस किया और चारों ओर देखा। उसकी नजर पड़ी कि ठंडी ऊर्जा इकट्ठी होकर अनगिनत आइस स्वॉर्ड्स में बदल रही है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने दांत भींचते हुए गुस्से में बुदबुदाया, एक इंसानी शरीर से इतनी कोल्ड एनर्जी को संभालना। ऊपर से हंगबिको ने उसे देखते हुए चिल्लाया, यह तो इंसानों की सीमा से परे की ताकत है। वह एक पल रुका, फिर
तिरस्कार से बोला, उस अजीब ऑरा को देखकर लगता है कि तुम्हें किसी स्पिरिचुअल बीस्ट का कोर मिल गया है ना? हंग बो ने बवंडर की विनाशकारी सीमा और बढ़ा दी, जिससे योवू की कई आइस स्वॉर्ड्स टूटकर बिखर गईं। एक एक करके और भी आइस स्वॉर्ड्स टूटती चली गईं, लेकिन जैसे जैसे वे टूट रही थीं, आसपास की हवा का तापमान और भी गिरता जा रहा था। चिढ़कर पोंगबो ने और ज्यादा ऊर्जा उंडेल दी और गरजते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या चाल चल रहे हो, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ कर सको मैं सब कुछ कुचल दूंगा। थोड़ी दूरी पर खड़े को वोंघेर और मुंगकू ये सब देख रहे थे कि वोंघेर ने आंखें सिकोड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा कि बवंडर और तेज हो रहा है और उसके चारों ओर लिपटी किलिंग इंटेंट हर दिशा में फैल रही है। चिंतित होकर मुसे ने पूरी ताकत से चिल्लाया, सावधान रहिए कल्ट लीडर। इसी बीच योवून के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक साथ सभी आइस स्वॉर्ड ची को नियंत्रित करने लगा। आइस स्वॉर्ड ची उल्टी दिशा में घूमने लगी और बवंडर के खिलाफ धक्का देने लगी, जिससे वह धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हंगो ने तुरंत यह नोटिस कर लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं और वह चिल्लाया, यह क्या? ये एक साथ इतनी सारी आइस स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है। एक नीच आदमी के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? योवू ने और ज्यादा ची छोड़ते हुए किलिंग इंटेंट के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें इस बवंडर से बाहर घसीट कर लाऊंगा। चारों ओर खड़े डेमोनिक कल्ट के योद्धा स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनमें से एक ने विस्मय से बुदबुदाया कि बवंडर कमजोर होता जा रहा है। हंगबो ने दांत भींच लिए और अविश्वास में बुदबुदाया, ये असंभव है। इस कमीने ने ऐसा तरीका कहां से सीखा? अब वह साफ महसूस कर सकता था कि हवा को संभालना पहले से ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जमीन से उठती गर्मी धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी। योवून ने धीरे से सांस छोड़ी, यह स्वीकार करते हुए कि बवंडर का सामना करते हुए लगातार टूटती हुई आइस स्वॉर्ड्स बनाते रहना बेहद थकाने वाला काम था। ची की खपत बेहद ज्यादा हो रही थी। फिर अचानक एक ही पल में वह बवंडर, जिसे बनाए रखने के लिए पोंगबो इतनी मेहनत कर रहा था, पूरी तरह बिखर गया। पोंगबो हवा में मंडरा रहा था और उसके चारों ओर योवून की उड़ती हुई आइस स्वॉर्ड्स घूम रही थीं। उसका कभी गर्व से भरा तूफान अब बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। वह खाली नजरों से देखता रह गया और मन ही मन बुदबुदाया, उसने मेरे गैल को तोड़ दिया। गुस्से से उसका चेहरा विकृत हो गया और वह जोर से गरजा, ये कमीना। उसने अपनी अंदरूनी ची को आवाज में भर दिया और गरजते ही उसके चारों ओर घूम रही आइस स्वॉर्ड्स एक एक करके टूटने लगी। योवून तुरंत ऊपर उछलकर उसके सामने आ गया, जबकि टूटे हुए बर्फीले टुकड़े उनके बीच बिखर रहे थे। दोनों की नजरें हवा में ही आपस में टकराईं। योवून ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, अब मेरी बारी है। पुंग बिको की आंखें अचानक काली हो गईं और उसकी पुतलियां लाल चमकने लगीं। आने वाले हमले को भांपते ही दोनों ने हवा में ही अपनी तलवारें टकराईं। उनकी औनराएं आपस में टकराकर हिंसक तरीके से फट पड़ीं। वे एक के बाद एक वार करते हुए अलग अलग दिशाओं में तेजी से घूमते रहे, जबकि योवून लगातार कोई मौका तलाश रहा था। हंगो ने उसे घूरकर तिरस्कार से कहा, तू बहुत घमंडी हो गया है, सिर्फ इसलिए कि तूने एक मामूली गैल को तोड़ दिया। योवू ने उस वार को डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन एक पल के लिए ठिठक गया क्योंकि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह मन ही मन बुदबुदाया, ये आंखें क्या हैं? क्या ये रिवर्स ब्लड डेमन आर्ट है? नहीं, ये अलग है। हंग बिको ने अपने पंजे फैलाए और फिर से हमला किया। योवू ने प्रतिक्रिया देते हुए महसूस किया कि यह शक्ति कुछ और ही है, कुछ अंधेरी और जंगली प्रकृति की। नीचे से ग्रैंड गार्डियन हवा में हो रही वही इस भयंकर लड़ाई को देख रहा था। वे दोनों हवा में अनगिनत वारों का आदान प्रदान कर रहे थे। वह मन ही मन चकित होकर बोला। उसने कल्ट लीडर की लेफ्ट ब्लेड को अपनी राइट स्वॉर्ड से रोका, और वह भी एक एसेंशियल प्लेन सेबर आर्ट से। आखिर यह आदमी है कौन? चियोनन निजी को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सुना था कि वॉरगॉड हथियार इस्तेमाल नहीं करता, तो क्या वाकई वॉरगॉड नहीं है? लेकिन इतनी परिष्कृत मार्शल आर्ट्स वाला इंसान आखिर हो कौन सकता है? हंगो ने एक क्षैतिज वार किया, लेकिन योवून ने अपनी दाहिनी तलवार से उसे रोक लिया। उसी समय उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। ये आखिर कैसी सेबर आर्ट है? ये सेंट्रल प्लेन्स की सेबर आर्ट से बिल्कुल अलग थी। वहां जहां आमतौर पर फ्लोइंग कॉम्बिनेशन होते हैं, यहाँ हर मूवमेंट सिर्फ एक घातक किलिंग स्ट्राइक थी। पोंगबो ने दांत भींचे और मन ही मन झुंझलाकर सोचा, यह कमीना सच में बहुत परेशान करने वाला है। अगर ये कोई साधारण आदमी होता तो अब तक उसके शरीर में 4 छेद हो चुके होते। योवून बिना रुके हर वार को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट करता रहा। उसी समय उसके मन में एक और विचार आया, लेकिन यह सेबर टेक्निक कहीं ना कहीं देखी हुई लगती है, मैंने इसे पहले जरूर देखा है। अचानक योवून ने पोंगबोइको की गर्दन की ओर तेज वार किया। पोंगबो तुरंत साइड में हट गया और जीभ चटकाई। योवून ने तुरंत दूसरा वार उसकी गर्दन की ओर धकेला। पोंगबो ने दांत भींच लिए। जैसे ही मैं जरा सा भी मौका देता हूँ, ये सीधे मेरे वाइटल पॉइंट्स पे वॉर करता है। सोचने का भी समय नहीं मिलता। किसी तरह उसने उस वॉर को डिफ्लेक्ट किया और दोनों हवा में पीछे की ओर धकेल दिए गए। बिना रुके हंगबो फिर आगे बढ़ा और किलिंग इंटेंट के साथ योवून पर झपटा। पहले इस कमीने को काबू में करना होगा। वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और एक पल के लिए उसका शरीर धुंधला सा हो गया। योवून ने अपनी तलवारें उठाकर ब्लॉक किया। योवून की आंखें चौड़ी हो गईं। यह और तेज हो गया है। हंगबिको ने एक और तेज स्लैश मारा, लेकिन योवून ने भी उतनी ही तेजी से उसे ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने शांत मन से आकलन किया, तकनीक के मामले में मैं उससे थोड़ा बेहतर हूँ। उसकी आंखें खुली रहीं। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था क्योंकि वह हर निर्णायक पल को ध्यान से देख रहा था। यह आदमी हर खतरे से अपनी अद्भुत डायनामिक विजन से बच निकल रहा था। योवून
वून हर वार के साथ पोंग बो के वाइटल पॉइंट्स को निशाना बनाता रहा, जिससे उसे बार बार बचना और झुकना पड़ रहा था। लड़ते लड़ते यो वून ने महसूस किया कि उसका सेबर इंटेंट हवा के साथ बह रहा है। फिर उसने अपनी रणनीति बदली। उसने दोनों तलवारें उठाई और आगे झपटते हुए मन ही मन कहा, चलो। उसी समय पोंग बो ने पहला हमला आसानी से टाल दिया। तलवार बस उसके कुछ बालों को छू पाई। यो ने तुरंत दूसरा वार उसके ब्लाइंड स्पॉट पीठ की ओर किया, लेकिन उसने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे रोक लिया। यो वो की आंखें हैरानी से फैल गईं। उस स्थिति से उसने अपनी बाह पीछे मोड़कर ब्लॉक किया। संतुष्ट मुस्कान के साथ पोंग बो ने अपना शरीर घुमाया और उसी समय पलटवार कर दिया, लेकिन यवून ने भी उतनी ही तेजी से उसे रोक लिया। यवून ने मन ही मन सोचा, इसके सिर के पीछे आंखें नहीं हैं, फिर भी यह सामने और पीछे दोनों तरफ के हमले रोक रहा है। हंग बो झुंझलाकर आगे बढ़ा और चिल्लाया, धत्तेरे की, तुम पागल कमीने। उसने एक विशाल बवंडर जैसा थ्रस्ट यवून की ओर छोड़ा और गर्जा, इसे भी रोक कर दिखाओ। यवून एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह हमला पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। फिर एक भयानक धमाका हुआ और नीचे खड़े सारे डेमोनिक कल्ट योद्धा घबराकर चिल्ला उठे, उसका नाम पुकारते हुए। पुंग बिको की लाल चमकती पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, कमीने, तू सच में बहुत परेशान करने वाला है। जब धूल बैठी तो यो वून बिल्कुल सुरक्षित बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हारी इंस्टिंक्ट सच में किसी जानवर जैसी हैं। पहली बार है जब किसी ने लेफ्ट ब्लेड और राइट स्वॉर्ड को सीधे रोका और पलटवार भी किया। मुंह के पास खड़ा ही वो बोंग विस्मय से फुसफुसाया, आखिर ये आदमी है कौन जो कल्ट लीडर को इस हद तक धकेल रहा है? मुंह ने कहा, क्या वॉर गॉड को निहत्थे लड़ना नहीं चाहिए? वह थोड़ा रुकी और बोली, तो क्या ये वॉर गॉड है ही नहीं? योवू ने चुपचाप अपनी तलवार म्यान में डाल दी और मन ही मन सोचने लगा, लेफ्ट ब्लेड, राइट स्वॉर्ड या हेवनली डेमन स्वॉर्ड आर्ट, ये सब काफी नहीं है। पुंग बिको उसकी हरकत देखकर जिज्ञासु हो गया और बोला, तुम क्या कर रहे हो? अगर मुझसे निपटना है तो दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अचानक योवू का एक्सप्रेशन बदल गया और उसके आसपास की हवा में तनाव भर गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अब से मैं तुम्हारा सही तरीके से सामना करूंगा। उसके मन में विचार तेजी से दौड़ रहे थे। इससे निपटने के लिए मुझे वही स्वॉर्ड आर्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, डेमन गॉड स्वॉर्ड आर्ट। योवून ने धीरे धीरे अपनी तलवार को वापस म्यान में सरका दिया। उसकी नजरें नीचे झुक गईं और उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाला कि लेफ्ट ब्लेड, राइट स्वॉर्ड, यहाँ तक कि हेवनली डेमन स्वॉर्ड आर्ट भी अब काफी नहीं थी। वह जानवर जैसा आदमी हंग बो इस हरकत से कुछ पल के लिए उत्सुक हो गया। वह तिरस्कार से हंसा और पूछने लगा कि योवून आखिर कर क्या रहा है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर सच में उसका सामना करना चाहता है तो कम से कम दोनों हाथों का इस्तेमाल तो करे। योवून ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। उसी पल उसकी औरा बदल गई। उसके शरीर से गहरी लाल ऊर्जा फूट पड़ी और उसका जबरदस्त दबाव आसपास की हवा को मोड़ने लगा। वह पूरी तरह उसे घेर कर चारों ओर फैलने लगी और वहां मौजूद हर दर्शक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यो का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जबकि वह घुटन पैदा करने वाला दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। धीमी आवाज में उसने बुदबुदाया, अब से मैं तुम्हारा सही तरीके से सामना करूंगा। नीचे खड़े बैगगी और मुरांग स्तब्ध होकर देखते रह गए। उनके मुंह खुले रह गए थे, क्योंकि वे यो वून से फैलते उस डरावने दबाव को साफ महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि ग्रैंड गार्डियन भी हिल गया था। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसी भयावह दैत्य कौंधरा महसूस की हो, लेकिन फिर भी यह उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा रही थी। यह देखकर हंग बिको ने दांत भींच लिए और जोर से गाली दी। वह चिल्लाया कि यो वून ने साफ साफ एक से ज्यादा स्पिरिचुअल क्रिएचर की ताकत सोख ली है। वह व्यंग्य से मुस्कुराया और पूछने लगा कि क्या यो वून अमर लोक में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, चियोनन यो वून अचानक गायब हो गया। एक झटके में वह उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी तलवार एक शक्तिशाली आर्क बनाते हुए पीछे से पोंग बो की ओर गिरी। सहज प्रतिक्रिया में पोंग बो ने अपनी डायनामिक विजन का इस्तेमाल किया और किसी तरह उस वार को रोक पाया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह दांत भींचकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यो अचानक बहुत तेज हो गया है। यो वून ने तुरंत दूसरा भयंकर वार किया। पुंग बिको ने समय रहते उसे डिफ्लेक्ट किया और मन ही मन गाली दी। खुद को संभालते ही वह जानवर जैसा आदमी जोर से गरजते हुए आगे झपटा। उसने तय कर लिया था कि अब वह पूरी ताकत लगा देगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यो वून ने भी अपना संकल्प मजबूत कर लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी औरा बिना किसी रोक के उफान मारने लगी। जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर झपटे, यो वून की औरा मुड़कर बदलने लगी और टकराने से ठीक पहले भयानक ड्रैगन के सिर का रूप ले लिया। अगले ही पल यो वून का वार बेहद सटीकता से लगा। उसकी तलवार सीधे पोंग बोइको के वाइटल पॉइंट में धंस गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। किनारे से यह दृश्य देखकर मुंह और ही बोंग स्तब्ध रह गए। मुंह ने मन ही मन बुदबुदाया कि उस जानवर जैसे आदमी को तो एक ही पल में काबू
काबू कर लिया गया। यहाँ तक कि चियोनन नीजी का मुंह भी आश्चर्य से खुला रह गया। ध्यान से देखने पर उसने मन ही मन सोचा कि यह तकनीक हेवनली डेमन स्वॉर्ड आर्ट जैसी लग रही है, लेकिन पकड़ अलग है। उसके विचार तेजी से दौड़े और उसे एहसास हुआ कि योवून ने जो शुरुआती स्टांस लिया था वह तो डेमन गॉड स्वॉर्ड आर्ट का था। योवून हल्के से जमीन पर उतर आया, जबकि पोंगबो का शरीर हवा से गिरकर जोर से धरती पर आ टकराया। योवून के चारों ओर फैली वह भयावह दैत्तिक ऑरा धीरे धीरे कम होने लगी। उसने शांत मन से सोचा कि भले ही पोंगबो ने पहला वार रोक लिया था, लेकिन बाकी 23 वार उसके सभी वाइटल पॉइंट्स पर सही सही लगे थे। योवू ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ डायनामिक विजन ऐसी तकनीक से बचने के लिए काफी नहीं होती। उसके सारे वाइटल पॉइंट्स छिद चुके हैं, इसलिए अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। लेकिन अगले ही पल योवून की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसके पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसने थोड़ा मुड़कर पीछे देखा और अविश्वास से उस भयानक किलिंग इंटेंट को महसूस किया जो पुंग बिको से फूट रहा था। पुंग बिको फिर से खड़ा हो गया था। उसके दिल और सारे वाइटल पॉइंट्स शरीर के आर पार छिदे हुए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। लेकिन पलक झपकते ही उसका मांस हैरान कर देने वाली गति से भरने लगा। उसकी रीजेनरेशन इतनी तेज थी कि वह नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे उसके सारे वाइटल पॉइंट्स दोबारा बनते गए, योवून अंदर ही अंदर पोंगबो की रीजेनरेशन की तुलना नैनो की सेल्फ रीजेनरेशन स्पीड से करने लगा। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर हाँफ उठे। कोई बुदबुदाया कि वह फिर से ठीक हो रहा है, तो कोई डर से फुसफुसाया कि वह तो राक्षस है। हंगबो की उंगलियां जमीन में धंस गईं और वह दांत भींचकर योवून को गालियां देने लगा। फिर जलती हुई नफरत से उसे घूरते हुए वह गुर्राया कि योवून उसे मजबूर कर रहा है कि वह सच में गंभीर होकर लड़े। उसी पल पोंगबिको का शरीर फूलने लगा। उसकी विशाल परछाई योवून के ऊपर छा गई। योवून ने मन ही मन सोचा कि यह कुछ हद तक डेमोनिक ब्लड रिवर्सल तकनीक जैसा लग रहा है, लेकिन तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, यह अलग है। पोंगबिको कुछ और ही बनने की कोशिश कर रहा था। उसकी ऑरा और भी ज्यादा भयावह होती जा रही थी और वह पूरी तरह उसे घेरने लगी, यहाँ तक कि वह अब इंसान जैसा भी नहीं लग रहा था। योवून ने खुद को तैयार किया और अपना पैर मजबूती से जमीन में जमा लिया, आगे झपटने की तैयारी करते हुए। उसे पोंगबो को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने से पहले ही रोकना था। फैसला करते ही योवून आगे झपटा, क्योंकि अगर डेमन गॉड स्वॉर्ड आर्ट भी उसे नहीं मार सकती तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग करना। लेकिन जैसे ही योवून उसके पास पहुंचने वाला था, उसे अचानक एक और जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उसकी आंखें फैल गईं। वह तुरंत रुक गया और अपनी तलवार सिर के ऊपर उठाकर बचाव की मुद्रा में आ गया। अचानक आसमान से ईस्टर्न गॉड मैलिस बिजली की तरह नीचे उतरा और एक विनाशकारी वार के साथ पोंगबो को सीधे जमीन में दे मारा। बाकी बचा हुआ दबाव सीधे योवून से टकराया और उसके आसपास की जमीन उस भयंकर टक्कर की ताकत से टूटने बिखरने लगी। जब धूल बैठी तब भी योवून खड़ा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन उस मुक्के की ताकत से गहराई तक धंस चुकी थी। मैलिस का हमला बिल्कुल साफ तरीके से लगा था। पोंगबो का सिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने से पहले ही सीधे जमीन में धंस गया था। जब धूल का गुबार धीरे धीरे छंटा, मैलिस सीधा खड़ा हुआ और हल्की दिलचस्पी के साथ यो की ओर देखने लगा। यो सतर्क ही खड़ा रहा। उसकी ऑरा थोड़ी बढ़ गई थी और वह अगली किसी भी घटना के लिए तैयार था। मैलिस ने हल्के आश्चर्य से अपनी आंखें संकरी कर ली, क्योंकि उसके जबरदस्त वार के बावजूद योवून ने उसे सह लिया था। योवून ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए उस बांस की टोपी पहने आदमी को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा कि यह आखिर है कौन। शांत भाव से मैलिस ने अपना पैर पोंगबो के सिर पर रख दिया, जो पराजित होकर जमीन में धंसा पड़ा था। योवून ने उसे चुपचाप परखा। वह बेहद शक्तिशाली था और उसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था। फिर भी उससे निकलती मार्शल ऑरा बेहद भयावह थी। वह मार्शल आर्ट्स की शुद्ध क्रिस्टलाइजेशन के जितना करीब था, उतना करीब योवून ने पहले किसी को नहीं देखा था। अपनी तलवार नीचे करते हुए आखिरकार योवून ने पूछा कि क्या वह ईस्टर्न गॉड मैलिस है। मैलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुट्ठी योवून की ओर बढ़ा दी। उसका चेहरा भावहीन ही रहा, जबकि उसकी मुट्ठी आगे फैली रही। अगले ही पल उसके आसपास की जगह हल्के से मुड़ने लगी। योवून की आंखें हैरानी से फैल गईं जब उसने आने वाले खतरे को महसूस किया, और उसे समझ आते ही उसने मन ही मन गाली दी। उसी समय मैलिस ने अपना मुक्का छोड़ दिया। वह वार हवा को चीरता हुआ अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता चला गया। किनारे से मुंह और ही बोंग घबराकर चिल्ला उठे, डर से यो का नाम पुकारते हुए। इससे पहले जब मैलिस उस युद्ध भूमि की ओर तेजी से बढ़ रहा था जहां यो और पोंगबोइको लड़ रहे थे, उसके मन में कई विचार उठ रहे थे। ये पोंगबोइको से इस हद तक कैसे लड़ पा रहा है? उस प्राणी की आध्यात्मिक शक्ति तो पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और उसने ईस्टर्न पेनिनसुला की सबसे महान मार्शल आर्ट को लगभग 120 साल तक साधा था। दोनों हर 10 साल में एक बार द्वंद्व करते थे। उसकी ताकत को खुद मैलिस से बेहतर कोई नहीं जानता था। पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए मैलिस ने मन ही मन सोचा कि अगर कोई व्यक्ति इतने स्तर तक उस अस्तित्व से लड़ सकता है जिसे बहुत पहले ही आरोहण कर लेना चाहिए था, तो वह व्यक्ति भी मार्शल आर्ट्स की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका होगा। ठीक उसी की तरह एक पल के लिए उसके मन में एक विचार कौन था? क्या वह वापस आ गया है? जब मैलिस वहां पहुंचा तो उसने वॉइड स्टेप का उपयोग कर हवा में ठहरकर नीचे चल रही लड़ाई को देखा। जैसे ही उसने देखा कि वह कौन है, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। तो वह नहीं है। फिर आखिर कौन है जिसने उस राक्षस को इस हद तक धकेल दिया? जब यो ने अपनी जबरदस्त
जबरदस्त औरा छोड़ी तो मेलिस ने हल्का सा सिर हिलाया। वह भयावह ऊर्जा बिल्कुल साफ थी। उसने जरूर किसी स्पिरिचुअल क्रिएचर की शक्ति को अवशोषित किया था। फिर मेलिस नीचे उतरा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी स्पिरिचुअल क्रिएचर की शक्ति सोख ली हो माउंट चंबल पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है तो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य हो सकता है, विंड व्हाइट टाइगर की एसेंस। नीचे गिरते हुए मेलिस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका इरादा एडिक था। वह ऐसे ही नैना इसे यहाँ मरने नहीं दे सकता था। उसका मुक्का गिरते हुए तारे की तरह नीचे आया और वॉइड फिस्ट के प्रहार से चारों ओर रोशनी सी फैल गई। वर्तमान में वापस धूल धीरे धीरे बैठने लगी। मेलिस ने शांत भाव से अपना पैर फिर से पोंगबो के सिर पर रखा जो पराजित होकर जमीन में धंसा पड़ा था। जब उसने देखा कि योवून अभी भी बिना किसी चोट के खड़ा है तो उसने हल्की भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन बुदबुदाया। मैंने वॉइड फिस्ट 2 बार इस्तेमाल की, फिर भी इसकी ऊर्जा कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। यो ने अपने सामने 2 निराकार तलवारें बना ली थीं जिन्होंने उस हमले की पूरी ताकत को रोक लिया था। मेलिस थोड़ी देर रुका। उसकी रुचि और बढ़ गई और वह बुदबुदाया, निराकार तलवारें? उसने वास्तव में मेरे मुक्के को उनसे रोक लिया। उसके मन में हल्की मुस्कान उभरी क्योंकि उसे याद आया कि 20 साल हो गए थे जब किसी ने उसके मुक्के को 2 बार रोका था। फिर उसने ऊंची आवाज में योवून से कहा कि इसका मतलब है कि वह लाइफ एंड डेथ रियल्म का मास्टर है। यो ने अपनी मुट्ठी भींची जिससे उसके सामने बनी निराकार तलवारें गायब हो गईं और शांत स्वर में जवाब दिया कि मेलिस भी वैसा ही है। योवून के चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे बह गई। उसने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा कि जो मास्टर ऐसा मुक्का मार सकता है जो खुद जगह को मोड़ दे वह निश्चित ही लाइफ एंड डेथ रियल्म की पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है। अब तक हेवनली डेमन की के साथ एनहांस्ड ची को सशक्त करना हमेशा काफी होता था, लेकिन यह पहली बार था जब उसे सिर्फ बचाव के लिए निराकार तलवारें बनानी पड़ी थीं। पास ही डेमोनिक कल्ट के योद्धा सतर्क खड़े थे। उनमें से एक ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि कम से कम उनके लॉर्ड सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरे ने धीमी आवाज में पूछा कि वह आदमी आखिर है कौन। चियोनन नीजी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वह बुदबुदाया कि इसमें कोई शक नहीं, वह व्यक्ति ईस्टर्न कॉम्बैट गॉड मेलिस है। दान जूचुन यह सुनकर हिल गया और अविश्वास से बोला कि क्या सच में ऐसे स्तर का मास्टर अस्तित्व में है। उसके पास खड़े ग्रैंड गार्डियन ने गंभीर स्वर में कहा कि यहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ उनके लॉर्ड ही उस राक्षस का सामना कर सकते हैं इससे। फिर भी वह खुद भी स्तब्ध था क्योंकि कॉम्बैट गॉड की मार्शल शक्ति इतनी भयावह थी कि एक प्रबुद्ध ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद उसे अपने आप को तुच्छ महसूस हो रहा था। उसने उन दोनों आकृतियों की ओर देखा जो एक दूसरे के सामने खड़ी थी और मन ही मन सोचने लगा, चूंकि उनके लॉर्ड को डेमन गॉड का खिताब मिला है तो क्या इसका मतलब है कि 5 सबसे शक्तिशाली लोगों में से 2 जिनके पास गॉड की उपाधि है अब यहीं टकरा रहे हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ईस्टर्न कास्ट गॉड मैलिस और चायोनियो एक साइलेंट हाई स्टेक्स कॉन्फ्रंटेशन में लॉक्ड खड़े हैं। उनकी रेड और ब्लू ऑरास इतनी वायलेंटली क्लैश करती हैं कि हवा खुद क्रैक होती हुई महसूस होती है। साइडलाइन से स्पेक्टेट कर रहे डेमोनिक कल्ट वॉरियर्स इस सफोकेशन प्रेशर से पैरालाइज्ड हो चुके हैं। कुछ लोग तो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनमें से एक डिसबिलीफ में मटर करता है, छी आखिर इतनी टेरिफाइंग लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। साइलेंस दोनों कॉम्बैटेंट्स के बीच भारी होकर लटक जाता है। तब योवून फाइनली उसे ब्रेक करता है। सिंस तुमने मुझ पर लगातार 2 बार अटैक किया है, वो कोल्डली ऑब्जर्व करता है। मुझे लगता है तुम्हारा बात करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मेलिस साइलेंट रहता है। उसका अटेंशन अचानक अपने फुट के नीचे से आती हल्की ग्रोन पे जाता है। हंगबो रिगेन कॉन्शियसनेस करने लगता है, स्टर करता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिस का फुट अब भी फर्मली उस पर प्रेस्ड है। अचानक फोर्स सर्ज के साथ बरोको खुद को ऊपर शव करता है। मेलिस को बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ स्टेप्स पीछे लेना पड़ता है। बो रेज में जमीन को क्लॉ करता है और कर्ज उगलता है। टू बास्टर्ड, मेरे ऊपर पैर रखकर क्रश करने की हिम्मत कैसे हुई। मेलिस चिलिंग इंडिफरेंस से उसकी तरफ मुड़ता है। टू ही था जिसने और पहले ब्रेक करने की कोशिश की। वो कामली कहता है, अब वापस जा, एज इफ दैट वुड हैपन। वो डिफायंस से चिल्लाता है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अचानक वो माउथफुल ऑफ ब्लड कॉफ कर देता है। अपना ट्रेम्बलिंग क्रिम्सन स्टेन्ड हैंड घूरता है। रियलाइजेशन डॉन होती है, क्या उस बास्टर्ड के पंच से मुझे इंटरनल इंजरीज हुई हैं। वो जल्दी से सिर हिलाकर थॉट डिनाई करता है, लेकिन टीथ ग्रिट करते हुए नोटिस करता है उसके वुंड्स हील ही नहीं हो रहे। उसकी गेज तुरंत योन पर स्नैप करती है, मुझे पता था तू बास्टर्ड, तूने डिफाइल्ड मिथिकल क्रीचर का कोर एसेंस एब्जॉर्ब कर लिया है। एक्यूजेशन से योवून मोमेंटरीली ऑफ गार्ड हो जाता है। डिफाइल्ड, वो इंटरनली वंडर करता है, क्या ये हेवनली डीमन की बात कर रहा है। वो आईज नैरो करता है। डिफाइल्ड से तुम्हारा मतलब क्या है। हंगबो फ्यूरियस होकर चिल्लाता है, डोंट प्ले डम, लेकिन वो कंटिन्यू करे उससे पहले एक हैंड फर्मली उसका शोल्डर पकड़ लेता है। एक वॉइस कमांड करती है, स्टॉप। उस ब्रीफ मोमेंट में पोंगबो का मर्डरस इंटेंट वायलेंटली फ्लेयर करता है। उसकी आईज डीप क्रिम्सन ग्लो करने लगती हैं। वो स्नार्ल करता है, अगर अभी
अपना हाथ नहीं हटाया तो मैं तुम्हारी रिस्ट तोड़ दूंगा। ईस्टर्न कास्ट गॉड मैलिस अनमूव्ड खड़ा रहता है, स्टोन कोल्ड एक्सप्रेशन, काम हो जाओ वरना ओथ वायोलेट कर दोगे। क्या वो मंजूर है तुम्हें? वार्निंग का वेट हिट करता है। बो प्रोफ्यूजली स्वेट करने लगता है। उसका रेज सिमर होकर टेंस से साइलेंस में बदल जाता है, लेकिन ग्लेयर अभी भी बना रहता है। वो मैलिस का हैंड झटक देता है। डैम्ड बास्टर्ड टर्न करके रिट्रीट करता है, लेकिन पीछे मुड़कर वेनमस लुक देता है। कसम खाता हूँ मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन चॉन यो वून कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे खत्म होने देने वाला नहीं है। वो अपना फुट जोर से जमीन पर स्लैम करता है। इम्पैक्ट पॉइंट से फ्रॉस्ट ब्लू ची इरप्ट होती है। कोल्ड एनर्जी सुपरनैचुरल स्पीड से फैलती है, ग्राउंड पर परफेक्ट सर्कल ट्रेस करती हुई। अचानक मैसिव आइस स्पाइक्स बर्स्ट अपवर्ड, क्रिस्टलाइज होकर एक टावरिंग वॉल बन जाती हैं, जो इंस्टेंटली पोंगबो का पाथ ब्लॉक कर देती है। योवून का एक्सप्रेशन पूरी तरह आइस कोल्ड हो जाता है। बैरियर जितना ही कोल्ड उसका एक्सप्रेशन हो गया। किसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? पुंग बीको ने टीथ ग्रिट किए। उसके थ्रोट से लो ग्राउल निकली। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ आइस मुझे रोकने के लिए इनफ है? वो एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ अपनी सोर्ड स्विंग करता है, सीधे ऑब्स्ट्रक्शन को शैटर करने के लिए। ब्लेड भारी थड के साथ टकराती है, लेकिन वॉल टूटने के बजाय सोर्ड फ्रोजन सरफेस से रिपेल हो जाती है, सिर्फ एक फेंट स्क्रैच छोड़ते हुए। वो डिसबिलीफ में टीथ क्लेंच करता है। ये वॉल आखिर है क्या? आइस इतना हार्ड कैसे हो सकता है? यील्ड करने से इनकार करते हुए वो टैक्टिक्स चेंज करता है, ब्लेड छोड़ देता है और बेयर फिस्ट से वॉल पर हैमर करना शुरू कर देता है। रिलेंटलेस पंचेस की बैराज बरसाता है, लेकिन आइस में स्लाइटेस्ट बकलिंग भी नहीं। उसकी आइस जेन्युइन शॉक में वाइडन हो जाती हैं। ये नॉर्मल आइस नहीं है। जैसे जैसे वो डेस्परेट असॉल्ट जारी रखता है, उसके थॉट्स फ्रैंटिक हो जाते हैं। योवून ने कोर एसेंस अब्सॉर्ब किया है, लेकिन ये पावर का स्केल, क्या ये आदमी सच में ह्यूमन भी है? ग्रिम सर्टेनिटी के साथ वो रियलाइज करता है, मैं इस बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकता जब तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म न करूं। हंगबो कुछ स्टेप्स पीछे स्टैगर करता है, टीथ ग्रिट करते हुए ग्राउल करता है। ऊपर से उस बास्टर्ड के पहले वाले स्ट्राइक ने मेरे क्यूआई फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए सोचता है, क्या सब कुछ फोर्स से डिस्ट्रॉय कर दूं? तभी योवून हाथ उठाता है। मिड एयर में एक मैसिव फॉर्मलेस सोर्ड कंडेंस होती है, सीधे उसकी तरफ एम करती हुई। मैंने कहा था मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इनविजिबल ब्लेड टेरिफाइंग स्पीड से शूट करती है। जब वो पोंगबो से इंच दूर रह जाती है, उसकी आईज शॉक में फैल जाती हैं। अगले ही इंस्टेंट बूम, वायलेंट एनर्जी इरप्शन आउटवर्ड एक्सप्लोड होती है। आइस केज वॉल्स फियर्सली शेक करने लगती हैं। डस्ट पूरे बैटलफील्ड को स्वॉलो कर लेता है। बैरियर के अंदर योवून कामली खड़ा देखता रहता है, लेकिन अचानक उसकी आईज डिसबिलीफ में वाइडन हो जाती हैं। वो मेरी इनविजिबल स्वॉर्ड को बेयर हैंड से रोक रहा है। क्रिटिकल मोमेंट पर मैलिस अपीयर हो चुका था, फॉर्मलेस सोर्ड के सामने, सिर्फ अपनी पाम से ब्लॉक करते हुए। एक्सप्रेशन अनचेंज्ड, हल्के से रिस्ट ट्विस्ट करता है। सराउंडिंग स्पेस वॉर्प और कंप्रेस हो जाती है और सोर्ड इंस्टेंटली क्रश होकर डिस्पर्स हो जाती है। मैलिस फिस्ट ड्रॉ बैक करता है, फिर जोर से ग्राउंड पर स्लैम करता है। क्रैक, ग्राउंड इंस्टेंटली शैटर हो जाती है। टेरिफाइंग शॉकवेव आउटवर्ड रिप करती है। योवून को लीप बैक करना पड़ता है, बेयरली ब्लास्ट रेडियस से बचते हुए। लाइटली लैंड करते ही रियलाइज करता है आइस स्पाइक्स को बाइंड करने वाली कोल्ड ची कट हो गई। क्या उसने नोटिस कर लिया कि मुझे कंटिन्यूअसली कोल्ड ची सप्लाई करनी पड़ती है उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए? इतने शॉर्ट मोमेंट में उस ओपनिंग का फायदा उठाकर पुंग बिको आइस वॉल स्मैश करके बाहर निकलता है और फ्ली करने लगता है। मैलिस उसे अर्ज करता है आगे बढ़ने के लिए। ये देखकर योवून का फ्यूरी सर्ज हो जाता है। वो फिर से एक और फॉर्मलेस स्वॉर्ड फॉर्म करता है इंटरसेप्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले कि वो स्ट्राइक कर पाता, मैलिस एक फ्लैश में डिस्टेंस क्लोज कर देता है। योवून पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। उसे बस इतना दिखता है, मैलिस के आसपास की स्पेस ट्विस्ट और कोलैप्स होने लगती है। उसकी फिगर ब्लर होने लगती है, जैसे रियलिटी खुद उसे कंटेन नहीं कर पा रही हो। मैलिस अपना फिस्ट पीछे खींचता है। टेरिफाइंग एनर्जी तेजी से उसके हाथ के आसपास कंडेंस होने लगती है। योवून स्टन्ड रह जाता है। ओवरवेलमिंग प्रेशर उसकी तरफ सर्च करता है। ऊपर से देखने में लगता है जैसे वो बस एक सिंपल पंच मार रहा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक डिसाइसिव ब्लो था, इतनी फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया गया जैसे हजारों पंचेस एक सिंगल ट्रेजेक्टरी में कन्वर्ज हो गए हों। उसकी पावर एक वोल्केनो जैसी थी जो इरप्शन के एज पे खड़ा हो। उसने सारी अननेसेसरी मूवमेंट डिस्कार्ड कर दी थी, अपनी हर ऑनन स्ट्रेंथ सिर्फ इस एक स्ट्राइक में फोकस कर दी थी। प्रूफ सिंपल था, जब से उसने ये पंच मास्टर किया कोई भी इसे कभी रोक नहीं पाया, और कोई भी लाइफ एंड डेथ रेल्म मास्टर जानता था इतनी डिस्टेंस पर रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होता। फिर भी योवून इंस्टेंट में शॉक से स्नैप आउट कर जाता है। शार्प मोशन के साथ वो 5 एनहांस्ड फॉर्मलेस सोर्ड समन करता है और उन्हें फॉरवर्ड हर्ल कर देता है, सीधे मैलिस के डेवेस्टेटिंग पंच से टकराने के लिए। उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। इनविजिबल ब्लेड्स एयर को चीरते हुए स्क्रीम करती हैं। पहली बार मैलिस की आईज में सरप्राइज फ्लिकर करता है। वो मेरे फिस्ट को इनविजिबल सोर्ड से काउंटर कर रहा है। कलिजन कैटास्ट्रोफिक थी। रेड और व्हाइट एनर्जीज वायलेंटली इरप्ट होती हैं। अटैक्स आपस में स्मैश होती हैं। हेवंस और अर्थ लिटरली शेक करने लगते हैं। दूर आगे भाग रहा पुंग बिको पीछे की टेरिफाइंग डिस्टर्बेंस फील करता है। वो ग्लैंस बैक करता है। एक मैसिव वेव ऑफ पावर स्काई को ब्लॉट आउट करते हुए उसकी तरफ सर्ज कर रही थी। उसकी प्यूपिल्स श्रिंक हो जाती हैं। टीथ ग्रिट करते हुए वो खुद को फोर्स करता है आगे बढ़ने के लिए। बैटलफील्ड के आसपास डेमोनिक कल्ट वॉरियर्स डेस्परेटली खुद को शील्ड करते हैं। कुछ आर्म्स रेज करते हैं, कुछ फेसेस
कवर करते हैं। शॉकवेव उनके ऊपर टेयर थ्रू करती है, यहाँ तक कि चियोन नीजी भी स्पेयर्ड नहीं था। वो टीथ क्लेंच करता है। हार्टियन के लिए वरी से पाउंड कर रहा था। जब एनर्जी स्टॉर्म फाइनली पास होता है, कई वॉरियर्स ग्राउंड पर स्प्रॉल्ड पड़े होते हैं, पेन में ग्रोनिंग करते हुए। डस्ट धीरे धीरे शैटर्ड टेरेन पर सेटल होती है। जहां अटैक्स कलाइड हुए थे वहां एक मैसिव क्रेटर बन चुका था, इतना डीप कि अंदर से स्टीम उठ रही थी। थिक डस्ट और स्मोक एयर में स्पाइरल कर रहे थे। वॉरियर्स एक एक करके स्ट्रगल करते हुए खड़े होते हैं, कॉफ करते हुए डिसबिलीफ से देखते हैं। ये कैसी शॉकवेव्स थी? क्या डीमन गॉड ठीक है? बैटलफील्ड खुद स्कार्स से भरा था। शैटर्ड ग्राउंड, फ्रैक्चर्ड स्टोन्स, डस्ट क्लाउड्स, जैसे स्टॉर्म क्लाउड्स रूइन के ऊपर तैर रहे हों। सभी आईज स्वर्लिंग हेज की तरफ स्ट्रेन कर रही थी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एक वॉरियर एंजाइटी से बोलता है। ध्यान से देखो, दूसरा कहता है। क्या डीमन गॉड हार गया? जैसे ही डस्ट थिन होती है, दो फिगर्स उभरती हैं, दोनों अभी भी स्टैंडिंग डेवेस्टेटेड फील्ड के अक्रॉस, साइलेंट स्टैंड ऑफ में लॉक्ड। यो वुन के चेस्ट पर कई ब्लोज के मार्क्स थे, फिर भी उसके फेस पर वीकनेस की स्लाइटेस्ट ट्रेस भी नहीं। वो काम, स्टेडी, अनब्रोकन खड़ा था। लेकिन मैलिस अब अनटच्ड नहीं था। उसकी बैम्बू हैट पूरी तरह पीसेस में शैटर हो चुकी थी। पहली बार उसके हेयर रिवील हुए, फिर माउथ के कॉर्नर से ब्लड की थिन ट्रेल नीचे स्लाइड हुई। मैलिस कामली उसे वाइप कर देता है। उसकी रोब चेस्ट पर टॉर्न थी। यो वून के अटैक का क्लियर मार्क विजिबल था, और पहली बार इस बैटल की शुरुआत से ईस्टर्न कॉम्बैट गॉड घायल हुआ था। वह तुरंत कई फॉर्मलेस स्वॉर्ड्स बनाता है और सीधे पंच को हेड ऑन टकरा देता है। यह देखकर गॉड आर्क वुई एक पल के लिए स्टंट रह जाता है। वह हैरानी से सोचता है, ये क्या फॉर्मलेस स्वॉर्ड से मेरे पंच का जवाब दे रहा है। दोनों टेक्निक्स पॉइंट ब्लैंक रेंज पर टकराती हैं और तुरंत एक भयंकर एक्सप्लोजन फट पड़ता है। गॉड आर्क वुई बिना समय गंवाए योवून के सिर पर निशाना लगाकर एक तेज किक मारता है। योवून मुश्किल से उसे देख पाता है और बिना रुके कि अपना अपर बॉडी पीछे झुकाकर बाल बाल बच जाता है। लेकिन गॉड आर्क वुई रुकता नहीं। वह अपनी स्पेस टाइम फिस्ट टेक्निक एक्टिवेट करता है और लगातार कई वॉर करता है। फिर भी योवून एक कदम भी पीछे नहीं हटता। अब गॉड आर्क वुई के माथे पर पसीना आने लगता है। उसका हाथ कांपता है जैसे उसने किसी बेहद मजबूत दीवार को मारा हो। वह बड़बड़ाता है, क्या जबरदस्त रिबाउंड फोर्स है। काफी समय हो गया मेरा फिस्ट इतना नम महसूस किए हुए। तुरंत ही योवून क्लोज रेंज से फॉर्मलेस स्वॉर्ड से पलटवार करता है और एक और विशाल एक्सप्लोजन गूंज उठता है। दोनों फिर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। योवून के शरीर पर गॉड आर्क वुई के 3 पंचों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके कपड़े फट चुके हैं, लेकिन गॉड आर्क वुई भी घायल है। उसकी स्ट्रॉ हेड 2 हिस्सों में बंट चुकी है, मुंह से खून बह रहा है और उसके सीने पर गहरी चोट है। योवून सोचता है, उसका हर वार एक किलिंग फिस्ट टेक्निक जैसा है। वह समझाता है कि उसका चीफ गॉड आर्क वुई से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर भी गॉड आर्क वुई ने सारी मार्शल आर्ट्स को जोड़कर यह स्तर हासिल कर लिया। सिर्फ इंसानी ताकत से, बिना ओरिजिन कोर के इतना स्ट्रांग बनना सच में हैरान करने वाला है। हम दुश्मन हैं, लेकिन यह आदमी वाकई कमाल का है। योवून फिर स्वॉर्ड फॉर्म्स के यूनिफिकेशन के बारे में बताता है। हेवनली डेमन स्वॉर्ड आर्ट के 24 फॉर्म्स को बिंदु में मर्ज करना, यही उसका फाइनल टेक्निक है जो फाउंडर ने लाइफ एंड डेथ रियलम के पीक पर बनाया था। वह ये भी कहता है कि गॉड आर्क वुई भी अपने सभी फिस्ट्स को एक पंच में यूनिफाई कर सकता है। गॉड आर्क वुई कहता है, काफी समय हो गया किसी सच्चे प्रतिद्वंदी का सामना किए हुए। वह फाइटिंग स्टांस लेता है। उसका पोज बिल्कुल लफी गियर सेकंड जैसा लगता है। इतने कैलिबर के वॉरियर के सामने फुल पावर ना लगाना बेइज्जती होगी। मैं मानता हूँ तुम कोई घुसपैठिया नहीं बल्कि एक वर्थी ओपोनेंट हो। फिर वह अपनी भयानक शक्ति रिलीज करता है। उसकी चीज चारों तरफ फैल जाती है, आसपास की जगह तक मुड़ने लगती है। दशकों बाद किसी ने मुझे मजबूर किया है लिमिटलेस वॉइड फिस्ट इस्तेमाल करने के लिए। योवून के लोग सदमे में देखते रह जाते हैं। ये तो ओवरवेलमिंग पावर है। चारों ओर की स्पेस ही डिस्टॉर्ट होती दिखती है। लेकिन योवून भी पीछे नहीं, बट वह जवाब देता है, मैं भी वही शब्द तुम्हें लौटाता हूँ। और फिर उसका लाल औरा पूरे शरीर को घेर लेता है। वह पहले से ज्यादा ताकतवर फॉर्मलेस स्वॉर्ड्स बनाता है। 3 तलवारें, पहली बिजली की तरह चमकती लाइटनिंग थी, दूसरी बर्फ जैसी ठंडी आइस एनर्जी, तीसरी धधकती आग जैसी फायर पावर। योवून चेतावनी देता है, अगर तुमने गार्ड डाउन किया तो मर जाओगे। गॉड आर्क वुई हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो तुम भी अपनी असली ताकत छुपा रहे थे। और फिर दोनों की ची आपस में टकराती है। योवून का लाल काला औरा और गॉड आर्क वुई का फीका नीला सफेद प्रकाश। उनके आदमी बस दूर खड़े देखते रहते हैं, जैसे 2 हाथियों की लड़ाई देखते छोटे कीड़े मकोड़े। यो के ग्रैंडफादर ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं, जो अभी दिखा वो योवून की असली ताकत भी नहीं थी। मुझे पता था कि तुमने एक ओरिजिन कोर अब्सॉर्ब किया है, लेकिन एक ही शरीर में इतनी अलग अलग तरह की चीजों कंट्रोल करना ये कैसे मुमकिन है। वह समझाते हैं कि जिस ऊर्जा को हेवनली डेमन ची कहा जाता है वही इसकी कोर बनती है, जो तीनों बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाओं को बैलेंस और हार्मोनाइज करती है। फिर वह गंभीर आवाज में निष्कर्ष निकालते हैं, यह लड़ाई सच में तय करेगी कि आसमान के नीचे सबसे महान कौन है, और चेतावनी देते हैं, सावधान रहना। यो दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। यो वो नोटिस करता है, जब से गॉड आर्क वुई ने वो स्टैंस लिया है उसमें जरा सी भी ओपनिंग नहीं है। उसका ऑफेंस और डिफेंस दोनों परफेक्ट है। गॉड आर्क वुई कहता है, काफी समय हो गया ऐसा टेंशन महसूस किए हुए। पहली बार देख रहा हूँ कि किसी ने एट्रीब्यूट्स को फॉर्मलेस सोर्ड में इन्फ्यूज किया है, लेकिन ये तलवार योवून की ऊर्जा के साथ मर्ज होकर और भी ज्यादा अशुभ और डरावनी लग रही है। वह अंदर
अंदाजा लगाता है। अगर योवून तीनों फॉर्मलेस सोर्ड्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर ले तो ऐसा होगा जैसे मैं एक साथ 3 मास्टर्स से लड़ रहा हूँ। गॉड आर्क वुई फैसला करता है, मुझे पहला कदम लेना होगा, करीब रहकर इसे कोई मौका नहीं देना है। वह तेजी से दूरी घटाता है और योवू की तरफ झपटता है, फिर अपनी फिस्ट टेक्निक से पॉइंट ब्लैंक रेंज पर वार करता है। योवून मूव करता है और महसूस करता है कि हवा का दबाव बेहद जबरदस्त है, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है ये विंड प्रेशर असली ताकत छुपाने के लिए है, असली हमला इसके पीछे है। वह अपनी फॉर्मलेस ब्लेड्स को अपने चारों तरफ घुमाता है और सीधे गॉड आर्क वुई के फिस्ट पर वार करता है। दोनों ताकतें टकराती हैं और बराबरी पर अटक जाती हैं। योवून समझाता है अगर मैं सिर्फ हवा पर ध्यान देता तो ये पंच सीधा मेरे सीने में लगता, इसलिए वह सिर्फ एक ब्लेड पंच की तरफ रखता है, बाकी दो उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते रहते हैं। गॉड वुई हैरान होकर पूछता है क्या उसने मेरे असली अटैक को देख लिया। वह अपना दूसरा फिस्ट चार्ज करता है और पूरी तबाही वाली ताकत से वार करता है, लेकिन फॉर्मलेस ब्लेड टूटता ही नहीं, उल्टा वह गॉड आर्क वुई की टेक्निक को ही चकनाचूर करने लगता है। गॉड आर्क वुई फिर से सन्न रह जाता है। उसने ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन एट्रीब्यूट्स के साथ भी मैं इसे पियर्स नहीं कर पाया। तब योवून की ब्लेड गॉड आर्क वुई की टेक्निक में एक छोटी दरार खोल देती है। गॉड आर्क वुई दंग रह जाता है, ये तो टूट गई, इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। खुद को हिट होने से बचाने के लिए गॉड आर्क वुई पीछे हटता है, उसके कदम रखते ही जमीन चकनाचूर हो जाती है। वह सोचता है ये तलवार लाइटनिंग ची को भी ब्लॉक नहीं कर रही, जबरदस्ती रास्ता बनाते हुए अंदर घुस रही है, इसे रोकना मुश्किल होगा। जैसे ही वह पीछे हट रहा होता है, अचानक योवून फॉर्मलेस ब्लेड को अपने सिर के ऊपर पॉइंट करता है। गॉड आर्क वुई मुड़कर देखता है और ब्लेड उसकी तरफ आती दिखती है। वह बुदबुदाता है, धत, ये तो सोर्ड टेक्निक्स भी इस्तेमाल कर सकता है। वह समझ जाता है सिर्फ स्पेस डिस्टोर्ट करके इसे नहीं रोका जा सकता। ब्लेड की ट्रेजेक्टरी अचानक बदलती है और ऊपर से सीधा उसकी तरफ गिरती है। अब कोई और रास्ता नहीं, वह तुरंत गोंग वॉइड लिमिटलेस वॉइड फिस्ट इस्तेमाल करता है और अपने ट्रांसफॉर्म्ड पंच से ब्लेड को पैरी करता है, लेकिन हमला रुकता नहीं, फिर से बार बार लगातार, क्योंकि योवून उसे एक सेकंड का भी मौका नहीं देता रिकवर करने का। योवून लगातार बिना रुके हमला करता रहता है। उसका मकसद साफ है, गॉड आर्क वुई को धीरे धीरे थका देना। हर वार पहले से तेज, पहले से भारी, फिर आखिरी टक्कर, दोनों ताकतें भिड़ती हैं और एक भयावह विस्फोट होता है जो गॉड आर्क वुई को जबरदस्ती पीछे धकेल देता है। योवू फिर से स्टैंस लेता है। वह मन ही मन सोचता है उसने अपनी ताकत को एक फॉर्मलेस फिस्ट में कॉन्सेंट्रेट किया, इसीलिए मेरी फॉर्मलेस सोर्ड पूरी तरह टूटी और उसकी एनर्जी उल्टा मेरी तरफ फ्लो करने लगी। वह तुरंत फिर से 3 नई फॉर्मलेस सोर्ड्स रिक्रिएट करता है। उसकी नजर गॉड आर्क वुई पर टिक जाती है। क्या वो ऑलरेडी रिकवर कर चुका है? उसके पास अभी भी काफी सियाई बची हुई लग रही है। दूसरी तरफ गॉड आर्क वुई लड़खड़ाता है, उसके मुंह से खून बह रहा है। वह दांत भींचकर सोचता है ये लड़ाई अब ट्रबल मेकर हो गई है। मार्शल स्किल से मैं उतनी ही पावर निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरी सियाई कम पड़ रही है। 3 फॉर्मलेस सोर्ड्स को मेंटेन करना बिना अच्छी खत्म हुए, ये तो ऐसा है जैसे एसेंशन से पहले किसी स्पिरिट बीस्ट से लड़ना। वह गहरी सांस लेता है, अब कोई और रास्ता नहीं, मुझे फ्लैश छोड़कर बोन पकड़नी होगी, मतलब छोटी हानि सहकर बड़ी जीत लेनी होगी। एट्रीब्यूट से भरी फॉर्मलेस सोर्ड पावर में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मलेस फिस्ट के बराबर है। अचानक वह योवू की तरफ झपटता है। उसकी योजना साफ है, मैं एक ही बार में तीनों फॉर्मलेस सोर्ड्स तोड़ दूंगा, अपने फॉर्मलेस फिस्ट से, फिर लिमिटलेस वॉइड फिस्ट के सीक्रेट से इसे खत्म कर दूंगा। 3 बार क्यूआई रिवर्सल का बैकलैश सहना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये पार करना ही होगा। वह तेजी से दूरी कम करता है, लेकिन योवू बिल्कुल हिलता भी नहीं, एकदम शांत स्थिर जैसे पत्थर की मूर्ति। गॉड आर्क वुई चौंक जाता है, इतना करीब आ गया हूँ फिर भी ये मूव क्यों नहीं कर रहा? अगर ये ऐसे ही रहा तो मैं बिना ज्यादा डैमेज लिए लिमिटलेस वॉइड फिस्ट यूज कर पाऊंगा। तब योवून हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैंने कुछ बहुत कीमती सीखा है। गॉड आर्क वुई स्तब्ध रह जाता है। अचानक योवून की फॉर्मलेस सोर्ड्स पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकने लगती हैं, उनकी रोशनी और भी घनी और भी खतरनाक। फिर योवून बोलता है अब मैं तुम्हें अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाऊंगा गॉड आर्क वुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। बाय। योवून और वॉर गॉड अर्कुई का महायुद्ध। योवून उस डरावनी और अशुभ हेवनली डेमन की को इकट्ठा करता है और उस घूमते हुए अंधेरे को एक जगह समेटकर उसे एक शुद्ध एनर्जी स्फीयर में बदल देता है। उसके आसपास की हवा इतनी तेज फ्रीक्वेंसी के साथ कांपने लगती है कि वहां मौजूद हर किसी के दांत बजने लगते हैं। उस पावर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वह उसके हाथों के आसपास के स्पेस, अंतरिक्ष को ही खत्म करने की धमकी दे रही है। वॉर गॉड अर्कुई, जो एक गिरते हुए पहाड़ की रफ्तार के साथ योवून पर हमला करने के लिए बरस रहा था, अनजाने में एक कदम पीछे हट जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों पर जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे जीवित रहने की एक बुनियादी इच्छा महसूस होती है। उसे अपनी जान का डर सताने लगता है, ऐसा डर जो उसने सदियों से महसूस नहीं किया था। वह उस धड़कते हुए गोले को देखकर दंग रह जाता है और कोई मन में सोचता है सिर्फ डेमन गॉड की काबिलियत ही नहीं बल्कि फॉर्मलेस स्वॉर्ड्स के सारे गुण भी
एक ही जगह जमा हो गए हैं। वह उस शून्य जैसी एनर्जी के अंदर बिजली की चमक, पाले की कड़वी ठंड और आग की तपिश को एक साथ घूमते हुए देख सकता है। उसे एहसास होता है कि यह बहुत खतरनाक और जानलेवा है। उसने अपने लंबे जीवन में कई मास्टर्स का सामना किया था, लेकिन इस की जटिलता और कंसंट्रेशन उसके अनुभव से परे थी। तब यह वून उस विशाल एनर्जी को वॉर गॉड की ओर लॉन्च करता है। वह गोला यह वून के हाथों से एक धीमी गूंज के साथ निकलता है, जो जल्द ही एक भयंकर दहाड़ में बदल जाती है। अरकुई पहले पीछे हटने लगता है। उसके पैर जमीन में गहरे निशान छोड़ देते हैं, क्योंकि वह उस आने वाली तबाही से दूरी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह बेकार है। वह उस गोले की दिशा को डूबते हुए दिल से देखता है, क्योंकि वह एनर्जी स्फीयर बिजली की तरह तेज था। इससे पहले कि उसका दिमाग दूसरा कदम सोच पाता, उस तक पहुंच चुका था। अब बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कोई और रास्ता ना पाकर अरकुई अपनी सबसे ताकतवर तकनीक फॉर्मलेस वाइड फिस्ट से उसका मुकाबला करने का फैसला करता है। वह अपने पैर मजबूती से जमाता है, अपने डैंटियन से की हर बूंद निकालता है और दबाव के कारण उसकी नसें फूलने लगती हैं। जैसे ही वह अपनी पूरी शक्ति जुटाकर उस गोले की ओर मुक्का मारता है, एक पल के लिए स्पेस ही डिस्टॉर्ट होने लगती है। उसके मुक्के के चारों ओर की असलियत पानी की तरह हिलने लगती है, जिससे एक वैक्यूम फोर्स पैदा होता है जो दुनिया को निगलने के लिए तैयार था। जैसे ही अरकुई की मुट्ठी उस शुद्ध ऊर्जा को छूती है, एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट होता है। उसकी आवाज कान फाड़ देने वाली थी, जैसे आसमान दो हिस्सों में फट गया हो। यह एनर्जी शॉकवेव की तरह खुले मैदान में फैल जाती है, घास को सपाट कर देती है और धरती की नींव को हिला देती है। ग्रेट हेवनली डेमन कल्ट के सदस्य इस एनर्जी क्लैश के कारण वहां देख भी नहीं पा रहे थे। रोशनी इतनी तेज थी, सफेद और बैंगनी रंग की एक अंधी कर देने वाली चमक जो उन लोगों की आंखों को जला रही थी जिन्होंने अपनी उंगलियों के बीच से झांकने की हिम्मत की थी। जैसे ही वॉर गॉड उस डेमन गॉड के हमले को रोकता है, उस इम्पैक्ट के वजन ने उसके अंदरूनी डिफेंस को कुचल दिया। टकराते ही वह खून थूक देता है। वह इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके दांत इतनी जोर से भिंचे हुए थे कि टूटने वाले थे। उसे एहसास होता है कि यह हमला योवून की पिछली फॉर्मलेस स्वॉर्ड के हमले से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वह दबाव इतना लगातार था कि उसकी आत्मा पर वार कर रहा था। वह साफ तौर पर सोचता है कि अगर वह ज्यादा देर तक रुका रहा तो वह बह जाएगा और मारा जाएगा। जिंदा रहने के लिए अरकुई उस गोले की दिशा बदलने का फैसला करता है। पहले तो वह अपना हाथ हिला भी नहीं पाता। प्रेशर ने उसके जोड़ों को ऐसे जकड़ लिया था जैसे वह किसी ग्रह को धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। फिर बहुत मुश्किल से और गले को चीर देने वाली एक चीख के साथ वह अपनी दोनों मुट्ठियों का इस्तेमाल करके उस गोले की दिशा को मोड़ देता है। उसकी मांसपेशियां फट जाती हैं और उसकी स्किन की के फ्रिक्शन के कारण फटने लगती है। एक आखिरी हताश कोशिश के साथ अरकुई उस गोले को दूर एक पहाड़ की चोटी की ओर मोड़ देता है। कल्ट के सभी सदस्यों की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने यह भयानक मंजर देखा। वे बेदम होकर देखते रहे जब उस एनर्जी स्फीयर ने पहाड़ की चोटी को चीर दिया। ठोस चट्टान कोई रेजिस्टेंस नहीं कर पाई। वह छोटी बस गायब हो गई, धूल और कंकड़ में बिखर गई और वह एनर्जी बादलों में समा गई। उस छोटे से पल में जब अरकुई ने योवोन के हमले को सीधे झेला, उसके शरीर के लिए नतीजे विनाशकारी थे। उसके दाहिने हाथ की हड्डियां और मांसपेशियां मुड़ गई थीं और उसका अंग एक अस्वाभाविक और बीमार कर देने वाले एंगल पर लटका हुआ था। भविष्य में इसका उपयोग करना लगभग नामुमकिन था। वॉर गॉड अपने उस बर्बाद हाथ को देखता है। दर्द की लहरें उसके शरीर में दौड़ रही थीं और उसे एहसास होता है कि अब से वह अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह जिंदा रहने की एक भारी कीमत थी। जब अरकुई योवून की तरफ देखता है तो वह यह देखकर दंग रह जाता है कि इतनी एनर्जी खर्च करने के बाद भी वह खड़ा है। उसे उम्मीद थी कि वह जवान आदमी जमीन पर गिर गया होगा और उसकी जान की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई होगी, जबकि योवून बाकी बची हुई दो फॉर्मलेस स्वॉर्ड्स को अरकुई की तरफ तान देता है, जिनकी ब्लेड्स एक घातक रोशनी के साथ गूंज रही थीं। वह अरकुई से कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, आप कमाल के हैं। योवून की आवाज स्थिर थी, हालांकि उसका चेहरा पीला पिडीडी गया था। योवून कहता है कि वह इस बार उन सबको एक साथ चलाएगा और वॉर गॉड को ताना मारता है, जरा इसे भी रोक कर दिखाओ। यह सुनकर अरकुई बुरी तरह डर जाता है। उसके चेहरे से खून और ठंडा पसीना बहने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डेमन गॉड के पास अभी भी उन डरावनी तलवारों को प्रकट करने के लिए एनर्जी बची है। हालांकि योवून ने अपनी साइकोलॉजिकल एडवांटेज बनाए रखने के लिए बिडीडी ही बात की थी। गुणों से भरपूर फॉर्मलेस स्वॉर्ड में पावर को कंसंट्रेट करने से उसकी ट्रू एनर्जी का 30% हिस्सा एक पल में खर्च हो गया था। तनाव बहुत ज्यादा था। डेमन गॉड मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वॉर गॉड जल्द ही अपनी हार मान ले। योवून भी इस नरसंहार को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। वह ऐसे मार्शल आर्टिस्ट की जान नहीं लेना चाहता था जो बिना किसी प्राचीन आर्टिफैक्ट या निषिद्ध शॉर्टकट के केवल शुद्ध मानवीय क्षमता से इस स्तर तक पहुंचा हो। उसे उस बूढ़े व्यक्ति की हिम्मत के प्रति गहरा सम्मान महसूस हुआ। यह महसूस करते हुए कि अगर योवून ने दोबारा ऐसा हमला किया तो इस घायल हालत में बचना नामुमकिन है, और कोई योवून से कहता है, तुम यह ड्यूएल जीत गए। वह अपने कंधे ढीले छोड़ रह देता है
और उसकी आंखों से लद्दने का जज्बा खत्म हो जाता है। और कोई कहता है कि यांगत्जे नदी का पिछला पानी अगले पानी को धक्का देता है। यह पीढ़ियों के बदलाव की एक पुरानी कहावत है। यह स्वीकार करते हुए कि नया दौर आ गया है, वह यवून से कहता है, तुम पिछले हेवनली डेमन कल्ट लीडर से बहुत ज्यादा मजबूत हो। वॉर गॉड की बातें सुनकर यवून बहुत हैरान हो जाता है। वह तलवार को थोड़ा नीचे कर लेता है। उसकी जिज्ञासा बेच जाती है। यवून के दादा चेंजी, जो थोड़ी दूर खड़े थे, वे भी यह जानकर चौंक जाते हैं कि वॉर गॉड उनके पिता को जानते थे। वह उस प्राचीन योद्धा को विषयों के साथ देखते हैं और सोचते हैं कि वॉर गॉड के पास कितनी इनर एनर्जी होगी कि वे इतनी लंबी उम्र जी सके, और 2 पीढ़ी पहले के लीडर्स को जानते थे। यह प्रकृति को चुनौती देने वाली दीर्घायु थी। योवून को भी यह जानकर झटका लगता है कि अरकुई उसके परदादा की पीढ़ी के मार्शल आर्टिस्ट हैं। योवून को एहसास होता है कि वह गॉड के मार्शल आर्ट्स इतने भयानक स्तर तक कैसे पहुंचे। वह समझ जाता है कि यह सिर्फ कच्ची ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी हड्डियों में सालों का अनुभव रचा बसा था। हालांकि अरकुई अपने बर्बाद दाहिने हाथ को पकड़कर जोर जोर से हाँफ रहा था, लेकिन यवून ने नोटिस किया कि उसकी आंखों ने अभी भी हार नहीं मानी है। उन बूढ़ी आंखों में अभी भी कर्तव्य की एक चमक थी। वह अभी भी उसे चांगई पर्वत में प्रवेश करने से रोकने के लिए दृढ़ था। यवून सोचता है, वॉर गॉड इतना आगे क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जा रही है? यवून फिर अरकुई से पूछता है कि क्या वह उसके परदादा से परिचित थे। अरकुई कहता है, परिचित तो नहीं, बस रास्ते टकराए थे और 1-2 बार स्पारिंग हुआ था। वह दूर कहीं देखता है, शायद उस समय को याद कर रहा था जब उसका हाथ ठीक था और उसकी त्वचा चिकनी थी। यवून बस इतना कहता है, अगर यह कोई कनेक्शन है तो मैं इसे मानता हूँ। वह अतीत के बारे में ज्यादा जोर नहीं देता। यवून फिर वॉर गॉड से चांगई पर्वत में प्रवेश रोकने का कारण पूछता है। वह उस द्वारपाल के पीछे के संकल्प को समझना चाहता है। अरकुई कहता है, इस चांगई पर्वत में एक ऐसा बीइंग है जिसे साधारण लोग नहीं संभाल सकते। वह इतनी गंभीरता से बोलता है कि हवा भारी महसूस होने लगती है। मैं इस जगह की रखवाली इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग उस जीव के सामने न आए। वॉर गॉड की बात सुनकर योवून इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शाह एबट ने जो कहा था वह सच था। योवून अपना गार्ड कम करता है और अपने फॉर्मलेस स्वॉर्ड्स वापस ले लेता है। एनर्जी हवा में विलीन हो जाती है। योवून वॉर गॉड से पूछता है, क्या आप उस जीव की बात कर रहे हैं जिससे वह पहले लड़ा था? और कोई सकारात्मक जवाब देता है और कहता है, वह जीव बहुत खतरनाक है क्योंकि वह लंबे समय से नफरत, गुस्से और हत्या की मंशा के साथ जी रहा है। वह कांप उठता है, अपने घावों से नहीं बल्कि उस मौजूदगी की याद से। और कोई द्वारा बार बार उसे जीव कहने से यवून का शक पुख्ता हो जाता है कि वह इंसान नहीं है। अरकुई को आश्चर्य होता है कि यवून ने लड़ने के दौरान ही उसे महसूस कर लिया था। यवून अरकुई से पूछता है, क्या मैं ऐसा दिखता हूँ जिसे नुकसान पहुंचेगा? अरकुई उस युवा डेमन गॉड को देखता है, उसकी विशाल ऑरा को महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि डेमन गॉड वाकई अलग है और उसे कभी भी उस जीव से बचाने की जरूरत नहीं थी। अरकुई को उम्मीद थी कि जब तक वह जीवित है, व्हाइट टाइगर की नफरत और हत्या की मंशा सदियों में कम हो जाएगी। लेकिन अगर वह गलत नहीं है तो तब से अब तक कुछ नहीं बदला है। उस जानवर का दिल द्वेष का एक जमा हुआ बंजर इलाका बना हुआ था। अरकुई को डर है कि अगर वह कमजोर होकर शपथ हार गया तो सेंट्रल प्लेन्स में एक बेकाबू कत्लेआम होगा। वह उन लाखों मासूम जिंदगियों के बारे में सोचता है जो खत्म हो सकती हैं। वह मन ही मन सोचता है कि शायद सफेद बाघ को डेमन गॉड के हवाले करना मध्य मैदानों के लिए दया का काम होगा। अरकुई को एहसास होता है कि अब उसका हाथ ठीक होना मुश्किल है। 10 साल की शपथ का समय नजदीक आ रहा है और उसका दाहिना हाथ तब तक ठीक नहीं होगा। अगर वह अपना सब कुछ लगा दे तब भी कुछ गलत हुआ तो सफेद बाघ बिकड़ू पर्वत नाम के बाड़े को तोड़कर आजाद हो जाएगा। इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। अरकुई फिर यवून से पूछता है, क्या तुम्हारा मकसद भी उस स्पिरिचुअल बीस्ट की कोर हासिल करना है? यवून बस इतना पूछता है, क्या आपको लगता है कि कोई और कारण है? एक छोटे से दर्द भरे मुस्कान के साथ अरकुई कहता है, यह अप्रत्याशित है। वह कमजोरी से हंसता है। दूसरे हमेशा पहले दिखावा करते हैं, फिर भी तुम अपने लालच को छिपाने की जहमत नहीं उठाते। अरकुई पूछता है कि वह यह एसेंस क्यों हासिल करना चाहता है, सिर्फ ताकत के लिए या किसी गहरे मकसद के लिए? यवून के मन में जवाब आता है कि वह ब्लेड गॉड को एक पवित्र जीव की उत्पत्ति का उपयोग करके अमरता प्राप्त करने से रोकना चाहता है। वह इस गुप्त युद्ध के खतरों को जानता है। यवून को एहसास होता है कि अरकुई शायद उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ब्लेड गॉड का अस्तित्व ज्यादातर लोगों के लिए एक मिथक है। वह उसे बस एक जनरल आइडिया देता है कि हाल ही में 6 ब्लेड गॉड मार्शल क्लैन का उदय हुआ है और उनका लीडर अमरता चाहता है। जैसे ही यवून बोलना खत्म करता है, वे चांगई पर्वत पर एक बड़ा हंगामा देखते हैं। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती है। आसमान में एक विशाल वाटर स्पाउट फूटता देखकर वॉर गॉड हैरान हो जाते हैं। क्या वह हेवनली पूल है? आखिर वहां क्या हो रहा है? फिर पहाड़ के अंदर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। यह एक ऐसी आवाज है जो आत्मा को हिला देती है। यवून भी सोचता है
क्या ये सफेद बाघ की चीखें हैं? और कोई अपनी मुट्ठी भींचता है और पूछता है, क्या उन्होंने शपथ तोड़ दी? उसका चेहरा खौफ से भर जाता है। योवून ने पहली बार शपथ के बारे में सुना था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, अरकुई अपने घायल हाथ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए पहाड़ की ओर भागता है। अरकुई को एहसास होता है कि वह चीख उसी बात का संकेत है जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। योवून तेजी से वॉरगॉड के साथ हो लेता है और पूछता है, क्या वह सफेद बाघ है? वह चोटियों को स्कैन करता है और कहता है, लगता है जब हम लड़ रहे थे तो सिक्स ब्लेड गॉड मार्शल क्लैन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने हमारे द्वंद्व का इस्तेमाल पहाड़ में घुसने के लिए तकवाने लिए एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में किया था। और कोई क्लैन के बारे में सुनकर हैरान होता है और अपनी गलती पर पछताता है। वह कहता है कि स्थिति बेकाबू हो गई है और हमें इसे रोकना होगा। योवून कहता है कि अगर सफेद बाघ की कोर क्लैन के हाथों में चली गई तो यह बहुत खतरनाक होगा। अरकुई कहता है कि उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था। एक दृढ़ नजर के साथ अरकुई कहता है कि वे उस जीव को उसके ट्रू फॉर्म में नहीं आने दे सकते। योवून को शक होता है कि पुराना आदमी कुछ और जानकारी छिपा रहा है। योवून अचानक दूर पहाड़ पर एक भयानक नजारा देखता है। आसमान में काले बादल जमा हो रहे हैं, हवा जमने लगती है और सूरज की रोशनी गायब हो जाती है। अरकुई बताता है, वह जीव लगभग 1000 साल से जीवित है। वह एक गिरा हुआ आध्यात्मिक जीव है जो एसेंशन से ठीक पहले है। यह एक ऐसा राक्षस है जिसे कभी दुनिया में आजाद नहीं होना चाहिए। उसी समय वे उस ट्रांसफॉर्म्ड व्हाइट टाइगर को देखते हैं। उसका शरीर इनावर एक महल जितना बड़ा है। उसका फर एक अपवित्र रोशनी से चमक रहा है और उसकी आंखें 1000 साल की कैद की नफरत से जल रही हैं। चांगई पर्वत की असली लड़ाई अब शुरू हुई है। द व्हाइट टाइगर एक सेक्रेड बीस्ट है। ये 5 स्पिरिट्स में से एक है। इन 5 स्पिरिट्स में व्हाइट टाइगर ही एक ऐसा है जिसका हैबिटेट जाना जाता है माउंट चोंगाई की चोटी, जो डोंगी का घर है। ये समझाया जाता है कि किसी को नहीं पता कि ये स्पिरिचुअल क्रीचर्स, जिन्हें 5 सोल्स कहा जाता है, इस धरती पर पहली बार कब प्रकट हुए या ये कैसे अस्तित्व में आए। कहा जाता है कि ये बेहद लंबी आयु तक जीवित रहते हैं और जब उनकी स्पिरिचुअल पावर अपने पीक पर पहुंचती है तो वे हेवन में एस्केंड करते हैं और इमोर्टल्स के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे ही योवून और गॉड आर्क वुई पूरी गति से हेवन लेक की ओर बढ़ते हैं, योवून पूछता है कि क्या उस क्रीचर ने स्काई में असेंड करने की कोशिश की थी। गॉड आर्क वुई पहले चुप रहता है। योवून आगे माउंटेन पीक को देखता है और वहां एक डार्क फोर्स महसूस करता है। वह सोचता है कि अपने नाम के विपरीत व्हाइट टाइगर असीम रूप से डार्क है। गॉड आर्क वुई समझाता है कि वह अपने असेंशन में फेल हो गया था। उसके डोमेन में रेज और हेट्रेड भर गए जिसने उसे इस रूप में बदल दिया। उसे वह क्षण स्पष्ट रूप से याद है जब माउंट चोंगाई का सेक्रेड क्रीचर क्रोध में गरजा था, मानो रो रहा हो, जब वह एक ऐसे मॉन्स्टर में बदल रहा था जो दुनिया को विनाश में डुबो सकता था। योवून अपने हाथ की ओर देखता है और कहता है कि उसने पहले भी कुछ ऐसा देखा है, हेवनली डीमन सोर्ड का संदर्भ देते हुए। वह बताता है कि जब उसने पहली बार इसे प्राप्त किया था तो उसने फैंटेसी वर्ल्ड में एक आदमी को देखा जिसने खुद को चीफ समझते हुए एक ऐसे मुआई का हॉर्न काट दिया था जो ड्रैगन बनने और एसेंड करने वाला था, क्योंकि उसने उसे एक इल्यूजन समझ लिया था। उसने सोचा कि वह सर्पेंट केवल काला हो रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा जो हेवन और अर्थ को हिला दे। जब वह पूरे व्हाइट सर्पेंट को एक ही क्षण में उस डार्क कलर में बदलते हुए याद करता है तो वह सोचता है, क्या वह सर्पेंट भी गिर गया था? वह इस मॉन्स्टर जैसा ही दिखता था। फिर भी एक ही मोशन में उसने एक हेड को दर्जनों टुकड़ों में बांट दिया था। जितना अधिक वह सीखता है उतना ही उसे एहसास होता है कि उस आदमी की आर्ट्स सच में सॉवरेन लेवल तक पहुंच चुकी थी। वह चॉन मा के बारे में बात करता है, हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के फाउंडर। या फिर गॉड आर्क वुई से पूछता है कि क्या व्हाइट विंड टाइगर को भी असेंड करने की कोशिश के दौरान रोका गया होगा। गॉड आर्क वुई चौंक जाता है और कुछ नहीं कहता, बस आगे देखता रहता है। योवून अपने मन में सोचता है कि इस सब के पीछे कई कहानियां होंगी और आगे सवाल पूछना कठिन होगा। आखिरकार गॉड आर्क वुई बताता है कि लगभग 100 साल पहले उस बास्टर्ड ने अपने सबसे प्रिय दोस्त को खो दिया था और इसी कारण वह स्वयं वो ऐसा बन गया। योवून हैरान होकर पूछता है, एक दोस्त? गॉड आर्क वुई जवाब देता है, हाँ, वह दोस्त उसे लंबे समय से जानता था और इतना असाधारण था कि उसने माउंट चोंगबे के गार्डियन से भी मित्रता कर ली थी, जिससे सभी डरते थे। अगर वह इतनी अचानक नहीं मरा होता तो यह सब कभी नहीं होता। गॉड आर्क वुई बुदबुदाता है कि वह बास्टर्ड जिसने लगभग 100 साल तक अपना पैक संभाला अपने ट्रू बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया। वह सोचता है, आखिर उसे किसने उकसाया? क्या कोई और भी हो सकता है? कुछ समय पहले माउंट चोंगी के पूर्व में ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन के लोग हेवन लेक की ओर बढ़ रहे हैं, जहां व्हाइट टाइगर निवास करता है। हम ममी जैसे दिखने वाले हुआंग हेयोल और उसके एक अन्य क्लैन मेंबर को देखते हैं। दूसरा आदमी हुआंग हेयोल से कहता है कि उत्तर दिशा में एक भयंकर बैटल हुआ प्रतीत होता है और उन्हें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। हुआंग हेयोल जवाब देता है कि समिट के पास एक ऐसी जगह बताई जाती है जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर है। वे जल्द ही वहां पहुंचेंगे और उन्हें उसी क्षेत्र की खोज शुरू करनी चाहिए। वे चोटी पर पहुंचते हैं और लेक को देखकर कहते हैं कि उन्होंने पहाड़ की चोटी पर इतने बड़े जलाशय की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में ये डोंग के नाम के योग्य शरीर एक पर्वत है। मम्मी अपने आदमियों की ओर मुड़ता है
और उन्हें खोज शुरू करने का आदेश देता है। वह कहता है व्हाइट टाइगर को सामान्य टाइगर से 3 गुना बड़ा बताया जाता है, इसलिए इसे ढूंढना कठिन नहीं होना चाहिए। वे आदेश मानते हैं और निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें कोई ध्यान करते हुए दिखाई देता है। आदमी पूछते हैं यह कौन है? दूसरा कहता है वह नहीं जानता, लेकिन जिस तरह वह अपनी एनर्जी को नियंत्रित कर रहा है उससे लगता है कि वह घायल है। अचानक व्हाइट टाइगर उनकी दृष्टि से गायब हो जाता है और उनके पीछे प्रकट हो जाता है। वे चौंक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि यह कैसे हुआ। व्हाइट टाइगर क्रोध में गरजता है कि ये गंदे लोग उसकी पवित्र पर्वत पर घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे कर गए। वह अपनी सोड उठाकर चिल्लाता है वह सबको मार डालेगा। गरज सुनकर मम्मी उस दिशा में बढ़ता है और दूसरों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। वह अपने लेफ्ट आर्म और राइट आर्म को बुलाता है और कहता है कि नीचे कुछ हुआ प्रतीत होता है। वे देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन के हर सदस्य का संहार शुरू कर चुका है। व्हाइट टाइगर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता है। वे केवल समूह में चलना जानते हैं। वह उन्हें आगे आने की चुनौती देता है ताकि वह उन्हें चीर सके। मम्मी और उसके 2 साथी अपने आदमियों को गिरते हुए देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि यह बीस्ट चाइनीज भाषा नहीं बोलता, शायद यह इस स्थान का कोई डॉन गार्डियन है। दूसरा उसकी अद्वितीय सोड टेक्निक पर टिप्पणी करता है। यह एक ऐसी शैली है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। मम्मी सोचता है कि यह सोड आर्ट सुप्रीम मार्शल आर्ट्स को टक्कर देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। वह आश्चर्य करता है क्या गॉड आर्क वुई के अलावा कोई और एक्सपर्ट यहाँ छिपा है? मम्मी के साथ वाला व्यक्ति कहता है कि स्थिति ऐसे नहीं चल सकती, इस डर से वे सभी मर जाएंगे। वह स्वयं हस्तक्षेप करने की शपथ लेता है और व्हाइट टाइगर की ओर बढ़ता है। मम्मी उसे पुकारता है लेफ्ट आर्म, लेकिन दूसरा कहता है चिंता मत करें लॉर्ड हुआंग हेल, उस वृद्ध के सुप्रीम आर्ट्स आपसे भी आगे हैं। व्हाइट टाइगर एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को आते हुए देखता है। मम्मी का लेफ्ट आर्म ऊपर से वार करता है। व्हाइट टाइगर उसे रोक लेता है। लेफ्ट आर्म उसे शांत रहने का आदेश देता है। व्हाइट टाइगर क्रोध में जवाब देता है। लेफ्ट आर्म एक किक मारता है जो व्हाइट टाइगर के सीने पर लगता है और उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। व्हाइट टाइगर प्रभाव महसूस करता है, एक घुटने पर गिरता है और क्रोध में गरजता है। उसने उसे लात मारने की हिम्मत कैसे की? लेफ्ट आर्म अपने आदमियों को हटने का आदेश देता है। वह कहता है वह उस बास्टर्ड को मार देगा। वह बड़बड़ाता है कि वह क्रीचर की बात नहीं समझ सकता, पर फिर भी उसे क्रोध महसूस हो रहा है। फिर वह उस पर टूट पड़ता है। दोनों टकराते हैं, तलवारें टकराती हैं। गंजा योद्धा उत्साह से चिल्लाता है ये सोड अजीब है, सच में अजीब। फिर भी हर मूवमेंट एक किलिंग ब्लो है। वह हंसता है, ये मजेदार है। व्हाइट टाइगर उसकी टेक्निक को देखता है और उसे पहचानता हुआ प्रतीत होता है। एक शक्तिशाली वार के साथ वह दूरी बना लेता है। गंजा आदमी पूछता है जब वे आनंद ले रहे थे तो वह अचानक क्यों रुक गया? व्हाइट टाइगर अपनी सोड लेक में गिरा देता है और कहता है यह मूव परिचित है। तो वह वही था। क्या ये वही लोग हैं वीलों में जिन्होंने उसके दोस्त को मारा? गंजा आदमी भ्रमित होकर कहता है कि वह समझ नहीं पा रहा। व्हाइट टाइगर नियंत्रण खो देता है और अपनी पूरी शक्ति छोड़ देता है। गंजा आदमी स्तब्ध रह जाता है जब क्रीचर एक विशाल बीस्ट में बदल जाता है। एक विस्फोट लेक के पानी को हवा में उछाल देता है। ब्लेड गॉड 6 मार्शल क्लैन के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। गंजा आदमी दूर जा गिरता है और उसका हाथ घायल हो जाता है। दूसरे उसे उठाते हैं। मम्मी पूछता है क्या वह ठीक है? वह जवाब देता है उसने एक हाथ खो दिया है, वह ठीक नहीं है। वे पानी में एक आकृति देखते हैं जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वे भय में पूछते हैं वह क्या है? व्हाइट टाइगर अब पूरी तरह बीस्ट बन चुका है। उसकी गरज इतनी शक्तिशाली है कि क्लेन के लोगों के कानों से खून बहने लगता है। मम्मी का राइट आर्म स्तब्ध होकर कहता है जो कभी मनुष्य था वह अब ऐसा मॉन्स्टर बन गया है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? गंजा आदमी उस पर चिल्लाता है क्या वह अभी भी नहीं देख सकता? उसकी आंख पूरी तरह बेकार लगती है। मम्मी स्तब्ध होकर कहता है कि एक ही रोड से गुशल ग्रुप के सदस्य और डिसाइपल्स गिर गए, अब वे क्या करें? व्हाइट टाइगर के अब 3 टेल्स हैं। उसकी आंख पहले से भी अधिक भयंकर चमक रही है। मम्मी पूछता है क्या यही वास्तव में वह व्हाइट टाइगर है जिसकी वे तलाश कर रहे थे? कौवे आकाश में उड़ते हैं। मम्मी और उसके साथी उसके सामने चींटियों जैसे लगते हैं। यह क्रीचर अजेय प्रतीत होता है। मम्मी जोड़ता है यह मॉन्स्टर 90 मीटर से भी अधिक बड़ा लगता है। क्या योवून इसके खिलाफ कुछ कर पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। बाय। स्टोरी कंटिन्यू विद डिवाइन बीस्ट कंटिन्यू करता रहा एनलार्ज होना। उसका बॉडी टेरिफाइंग पावर के साथ स्वेल होता गया और उसके पीछे 3 मैसिव टेल्स ग्रो हो गए। बीस्ट की पियर्सिंग गेज सीधे हैंग ह्यूल पर लॉक हो गई। हुआंग ह्यूल ने अविश्वास में उसे घूर कर देखा और धीरे से बुदबुदाया क्या यह सच में वही विंड व्हाइट टाइगर है जिसे हम सर्च कर रहे थे? क्रीचर का फुल फॉर्म आखिरकार सामने आ गया। एक एनॉर्मस टाइगर जो अपने आसपास की हर चीज के ऊपर टावर कर रहा था। उसने एक थंडरस रोअर छोड़ा जिसने खुद हवा को हिला दिया। उनके सामने एक ऐसा मॉन्स्टर खड़ा था जो आसानी से 30 जींग से भी बड़ा था, लगभग 100 मीटर टॉल। एक ब्राइट बीम ऑफ लाइट बीस्ट के साइड पर शिमर कर रही थी जब उसने थोड़ा सा अपना हेड घुमाया और उनकी तरफ घूर कर देखा। 6 मार्शल गेट्स के बचे हुए वॉरियर्स एक साथ अटैक करने लगे, अपने स्ट्राइक्स व्हाइट टाइगर के फ्लैंक की तरफ रिलीज करते हुए। डिवाइन बीस्ट ने साफ एनॉयंस के साथ रिएक्ट किया। ये देखकर हांग ह्यूल ने तुरंत मौका पकड़ लिया। असॉल्ट कंटिन्यू करो, उसने चिल्लाकर कहा। सभी साइड से फायर करो। राइट एल्डर भी कमांड्स चिल्लाने लगा। बीस्ट बहुत बड़ा है लेकिन स्लो है। लेकिन अगले ही इंस्टेंट में जायंट फाइट टाइगर ने अपना मैसिव पॉ नीचे गिराया, जमीन पर डेवास्टेटिंग फोर्स के साथ स्मैश करते हुए और आगे बढ़ते 6 मार्शल गेट्स के वॉरियर्स को स्वीप कर दिया। हॉन्ग शॉक में फ्रीज हो गया।
जब उसने बेबस होकर देखा कि उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी आंखों के सामने ही चिथड़े चिथड़े हो रहे थे। डिवाइन बीस्ट ने फिर अपनी मैसिव टेल नीचे घुमाई जो होंग के आदमियों के रिमेन्स पर जोर जोर से टकराई। उसका रैम्पेज कंटिन्यू रहा जब टेल हवा में एक ब्रूटल वर्टिकल आर्क में घूमी और कई वॉरियर्स को मिंस्ड फ्लैश में बदल दिया। हांगल का मुंह शॉक में खुला रह गया जब उसके सबऑर्डिनेट्स के फ्रैगमेंट्स हवा में उड़ते हुए दिखाई दी। एक ही किक में दर्जनों लोग उड़ गए। हॉरर में उसने महसूस किया ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मार्शल आर्ट्स भी हैंडल कर सके। फाइट टाइगर का मोमेंटम बस बढ़ता ही जा रहा था। अचानक बीस्ट रुक गया, फिर उसने एक और डेफनिंग रोअर छोड़ा जिसने हवा को हिंसक तरीके से चीर दिया। डिवाइन बीस्ट उनके ऊपर मंडरा रहा था और बचे हुए वॉरियर्स की तरफ एक विसियस क्लॉ स्ट्राइक के साथ आगे स्लैश कर गया। उसके सामने खड़ा हांगेल बस एक चींटी जैसा लग रहा था। ये सच में एक नेचुरल डिजास्टर है, उसने निराशा में सोचा। फिर व्हाइट टाइगर ने एक मैसिव वायलेंट व्हर्लविंड जनरेट किया। रेजिंग गेल सीधे हुआंग ह्योल के बाकी सबऑर्डिनेट्स के आर पार कट गई। टेरिफाइंग व्हर्लविंड को अपनी तरफ आते देखकर हुआंग ह्योल ने अपने बचे हुए आदमियों से बेताबी में चिल्लाकर कहा, भागो, और वे भागने लगे। रेजिंग विंड गेल में फंसे बदकिस्मत लोगों की डेस्परेट चीखें हवा में गूंजने लगीं। लेफ्ट और राइट ग्रेट एल्डर्स ने पीछे के कैओस की तरफ मुड़कर देखा। लेफ्ट ग्रेट एल्डर की आंखें सरप्राइज में चौड़ी हो गईं जब उसने धीरे से कहा, क्या विंड इतनी शार्प है? राइट ग्रेट एल्डर ने तुरंत जवाब दिया। उसका टोन ग्रिम था। क्या इससे लड़ना और भी मुश्किल नहीं हो जाता? उसने एक लंबी थकी हुई सांस ली और साइड में लेफ्ट एल्डर की तरफ देखा। ये बेहद ब्रूटली विसियस है। फिर एक टीजिंग स्मर्क के साथ उसने जोड़ा, क्या तुम्हारे पास इससे डील करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है? वन आर्म्ड ओल्ड मैन। लेफ्ट ग्रेट एल्डर का चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या मैं तुम्हारी बची हुई आंख भी निकाल दूं? हुआंग ह्योल ने उनकी बहस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, अभी अभी देखी गई टेरिफाइंग पावर को प्रोसेस करते हुए। ये ग्रेट रॉक से बिल्कुल अलग लेवल पर है, उसने अपने मन में सोचा। काफी दूरी तक भागने के बाद हुआंग ह्योल और दोनों ग्रेट एल्डर्स अचानक रुक गए। कोई उनके सामने आकर खड़ा हो गया था, उनका रास्ता ब्लॉक करते हुए। वो फिगर शांति से खड़ा था, दूर हो रहे कैओस को हल्के अम्यूजमेंट के साथ देख रहा था। थोड़ा सा अपना सिर टिल्ट करते हुए उसने कहा, तो ये वही फॉलन स्पिरिट बीस्ट है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। वो था 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड। बिल्कुल भी अनफेज्ड हुए बिना हुआंग ह्योल ने तुरंत सरप्राइज में पुकारा, लॉर्ड। दोनों ग्रेट एल्डर्स उसके दोनों साइड में खड़े हो गए जब 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड बिना किसी जल्दबाजी के आगे चलने लगा। दोनों एल्डर्स ने रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट किया, उसके आगमन को स्वीकार करते हुए। हुआंग हाई ने अपनी मुट्ठी कप की और हल्का सा झुक गया। हमने सुना था कि आप हमारे साथ जुड़ने से पहले अनऑर्थोडॉक्स अलायंस की फुल फोर्स को होल्ड बैक कर रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, ये सोचते हुए कि क्या उनके लॉर्ड ने पहले ही उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया था। राइट ग्रेट एल्डर फिर एक घुटने पर बैठ गया और ऊपर देखकर बोला, लॉर्ड, उस मॉन्स्टर के बारे में हमें क्या करना चाहिए? 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड उसके पास से गुजर गया बिना जरा भी स्लो हुए। इंटरफेयर मत करो, उसने शांति से कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई जब उसने जोड़ा, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। राइट ग्रेट एल्डर ने यह सुनकर सरप्राइजेस में ऊपर देखा, लेकिन उससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड बिना किसी हिचकिचाहट के आगे छलांग लगा चुका था। वो सीधे रोअर करती हुई व्हर्लविंड की तरफ बढ़ गया। फिर बस एक सिंपल मोशन के साथ 6 मार्शल गेट्स के लॉर्ड ने अपना हाथ उठाया और हवा में एक सिंगल वर्टिकल स्लैश किया, और उस एक जेस्चर के साथ ही मैसिव व्हर्लविंड बीच से साफ 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। बचे हुए वॉरियर्स ने अपने लॉर्ड के आने को नोटिस किया और तुरंत उसके लिए चीयर करने लगे, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट जल्दी ही स्टन्ड डिसबिलीफ में बदल गई जब उन्होंने अगला सीन देखा। उनके मुंह शॉक में खुले रह गए और उनमें से एक ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, उसने व्हर्लविंड को काट दिया। स्प्लिट स्टॉर्म के उस पार जायंटिक व्हाइट टाइगर का चेहरा आखिरकार मैसिव व्हर्लविंड के पीछे से दिखाई दिया। 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड उस ओपनिंग के अंदर डैश करता हुआ आगे बढ़ा जो उसने खुद बनाई थी, और उसी मोमेंट फाइट टाइगर ने उसे नोटिस किया और तुरंत रिएक्ट किया। एक विसियस थंडरस रोअर के साथ वह एनॉर्मस बीस्ट आगे की ओर लंच कर गया। उसके मैसिव क्लॉज हवा में उसकी तरफ क्रैश करते हुए आए, उसे हवा से ही स्वॉट करके गिराने के इरादे से। 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड पूरी तरह शांत रहा। एक स्विफ्ट मोशन में उसने अपनी ब्लेड अनशीथ की और डिवाइन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव पढ़ा नहीं जा सकता था। दोनों फोर्सेस हिंसक तरीके से टकराईं जब उसकी ब्लेड जायंटिक टाइगर के पॉजेस से टकराई और उस सैवेज अटैक को हवा में ही रोक दिया। फिर एक पावरफुल पुश के साथ उसने स्मूथ और सीमलेस मोशन में वापस स्लैश किया, जिससे मैसिव पॉजेस पीछे की तरफ धकेल दिए गए। टाइगर के क्लॉज कट गए और घाव से खून फूट पड़ा। जायंट टाइगर ने एक तेज पियर्सिंग चीख निकाली और दर्द से हॉवल करने लगा। उसी मोमेंट पर 6 मार्शल गेट्स के लॉर्ड को एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक वाइड ग्रिन फैल गई जब उसने मन ही मन सोचा, मार्शल गॉड मेलिस, मैंने भी इसे हासिल कर लिया है। उसकी ऑरा उसकी ब्लेड के चारों तरफ कस कर लिपट गई, जिससे वह हल्के से ग्लो करने लगी। जल्द ही हथियार के आसपास की स्पेस भी थोड़ी डिस्टॉर्ट होने लगी। एक और स्ट्राइक के लिए तैयार होते हुए उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा,
जो तुमने 20 साल पहले दिखाया था, पावर का यूनिफिकेशन। अगले ही इंस्टेंट में वह इनक्रेडिबल स्पीड से आगे डैश किया और बीस्ट के बगल में दिखाई दिया। मैं इसका सिर एक ही स्ट्रोक में काट दूंगा, ऐसे उसने घोषणा की। लेकिन जायंटिक टाइगर का इरादा अपना सिर कहीं इतनी आसानी से खोने का बिल्कुल नहीं था। उसने अचानक अपने एनॉर्मस जॉज खोल दिए और अपने मुंह के अंदर एक मैसिव और वायलेंट व्हर्लविंड इकट्ठा कर ली, जिससे 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड पूरी तरह ऑन ऑफ गार्ड हो गया। फिर एक स्विफ्ट और पावरफुल ब्रीथ अटैक के साथ जायंट टाइगर ने वह डिवास्टेटिंग स्ट्राइक सीधे उसकी तरफ छोड़ दी। डिस्ट्रक्टिव फोर्स बेरहमी से आगे बढ़ी और सामने की माउंटेन हिल से टकराकर आखिरकार रुक गई। जायंटिक टाइगर ने अपना मुंह चौड़ा खोला और एक डेफनिंग रोअर छोड़ी, फिर अपने पॉज ऊंचे उठाए, एक स्विफ्ट फॉलोअप अटैक के लिए तैयार होते हुए। नीचे से यह सब देखते हुए राइट ग्रेट एल्डर की आंखें शौक और चिंता से चौड़ी हो गईं और उसने अपने लॉर्ड को पुकारा। जैसे ही जायंटिक टाइगर के क्लॉजेस उस जगह पर जोर से क्रैश हुए जहां 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड अभी अभी था, अचानक एक पावरफुल आइसी चिल जंगली उन्माद की तरह बाहर फट पड़ी। उसी इंस्टेंट में टाइगर के मैसिव पॉज पूरी तरह आइसी ची के अंदर फ्रीज हो गए, वहीं लॉक हो गए और हिल नहीं पाए। जायंटिक टाइगर ने यह नोटिस करते ही हल्का सा फ्राउन किया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके गले के अंदर से भी एक लो ग्रोल गूंजा। इस बीच 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड, जो मुश्किल से उस खतरे से बचा था, एक बार फिर आगे कूद पड़ा और सीधे उस एनॉर्मस बीस्ट की तरफ दौड़ गया। वह ऊपर उड़ता हुआ टाइगर के मैसिव फेस के लेवल तक पहुंच गया। अब उसके सिर पर उसकी हैट नहीं थी। बीस्ट को सीधे घूरते हुए उसकी ब्लेड उसके सामने फैली हुई थी। तलवार से एक डेडली ऑरा निकल रही थी। उसी समय उसने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया और 2 उंगलियों से एक सटीक जेस्चर बनाया। एक स्विफ्ट सीमलेस मोशन में उसके दोनों साइड 2 फॉर्मलेस ब्लेड्स मटेरियलाइज हो गई। वे इनविजिबल वेपन्स हवा में इंटेंस आइसी चिल फैलाने लगे। उसके होंठों पर एक खुश ग्रिन फैल गई जब उसने कॉन्फिडेंटली कहा, अब सब खत्म है, मैं ओरिजिन कोर ले लूंगा। अगले ही मोमेंट में वे मैसिव फॉर्मलेस ब्लेड्स इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ीं और जायंटिक टाइगर के चेस्ट की तरफ पियर्स कर गईं। बीस्ट दर्द से हॉवल करने लगा। जैसे ही अटैक लगा, जहां ब्लेड्स लगीं वहां से आइसी एनर्जी का एक विसियस बर्स्ट बाहर फट पड़ा, लेकिन जायंटिक टाइगर ने तुरंत काउंटर किया। टेरिफाइंग स्पीड के साथ उसने अपना एनॉर्मस पॉ उठाया और 6 मार्शल गेट्स के लॉर्ड को जोर से स्वॉट करके जमीन की तरफ फेंक दिया। हैंग ही ने यह सीन देखकर पूरी तरह शॉक में देखता रह गया। ठंडा पसीना उसके चेहरे पर बहने लगा जब उसने घबराकर अपने लॉर्ड को पुकारा। 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड जमीन पर जोर से आकर टकराया और इम्पैक्ट से एक डीप क्रेटर बन गया। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ और अपने होंठों से खून मिला मांस का एक टुकड़ा थूक दिया। उसने हल्का सा फ्राउन किया। मैं डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं फॉर्मलेस स्वॉर्ड पर फोकस कर रहा था, उसने कड़वाहट से सोचा। कुछ पल बाद 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड धीरे धीरे फिर से हवा में उठ गया। उसने भारी सांस छोड़ी और कहा, यह काफी जबरदस्त फाइट दे रहा है। फिर वह पास की एक हिल के ऊपर झुककर बैठ गया, एक तेज और पावरफुल डैश के लिए तैयार होते हुए। खुद को स्टेडी करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसे थोड़ा शॉक डैमेज हुआ है। फिर भी उसने शांत मन से सोचा, लेकिन ओरिजिन कोर एब्जॉर्ब करने की वजह से मेरे इंटरनल इंजरीज पहले ही हील हो चुकी हैं। अगर मैं थोड़ा और पुश करूं तो मैं इसे मार सकूंगा। लेकिन उसी पल 6 मार्शल गेट्स के लॉर्ड के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसे हवा में कुछ अशुभ महसूस हुआ। उसका सिर झटके से ऊपर उठा और उसका शरीर वहीं जम गया। ये ओवरवेलमिंग एनर्जी क्या है? तब आसमान से एक टेरिफाइंग और पावरफुल लाइटनिंग बोल्ट नीचे गिरा। वह लाइटनिंग जलती हुई पर्पल फ्लेम्स से घिरी हुई थी। पर्पल फायर हवा में मुड़ती हुई नीचे उतर रही थी, सीधे अनजान खड़े जायंटिक टाइगर की तरफ। पलक झपकते ही पर्पल फ्लेम्स से भरी वह ओवरवेलमिंग लाइटनिंग बीस्ट के पीछे गिर पड़ी। जायंटिक टाइगर रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि वह लाइटनिंग उसके चेस्ट के आर पार पीछे से पियर्स कर गई। पूरा इवेंट इतना तेज और सीमलेस हुआ कि 6 मार्शल गेट्स का लॉर्ड पूरी तरह स्टन रह गया। शॉक में उसने सोचा, ये अभी क्या था? ये चैप्टर यही खत्म होता है बाया।